दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। स्पेस स्टोरेज रिंग में ज़्यादा चीज़ें नहीं थीं। इस बार सिर्फ एक डिवाइस और एक कार्ड था, जो खास तौर पर कॉस्मिक बैंक में शिवम के अकाउंट को बाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। डिवाइस लगभग एक छोटे गेमिंग कंसोल जितना बड़ा था, जबकि कार्ड लगभग कांच की शीट जैसा पतला था, जितना सोचा जा सकता है। शिवम ने कार्ड उठाया और उसमें से तुरंत एक हल्की लाल रोशनी निकली, जो सिर से पैर तक फैल रही थी। आओ! शिवम की उंगली के सिरे से अचानक तेज दर्द हुआ। पता नहीं, उसकी उंगली का सिरा मच्छर के काटने जैसा एक छोटा सा घाव बनाकर फट गया था और खून की एक छोटी बूंद कार्ड पर गिर गई। घबराओ मत, होस्ट, ये तुम्हारी पहचान वेरीफाई कर रहा है। अगर कोई भी कॉस्मिक बैंक में तुम्हारे परिवार के अकाउंट को बाइंड कर लेता तो सब गड़बड़ हो जाता, जियाओई ने शिवम को दिलासा दिया, जो परेशान था। तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगा कि यह एक बीम शूट करके मुझे खत्म कर देगा। शिवम ने अपनी छाती थपथपाई। ब्लडलाइन जीन वेरिफिकेशन पूरा हो गया है। फैंग फैमिली के वंशज की पहचान कंफर्म हो गई है। ब्रेन क्वांटम वेव स्कैन पूरा हो गया है। नए परमिशन होल्डर मिस्टर शिवम की पहचान कंफर्म हो गई है। कार्ड से एक प्यारी सी आवाज़ आई। प्रिय मिस्टर शिवम, आज से कॉस्मिक यूनाइटेड सुपरमार्केट के शेयर होल्डर के तौर पर कॉस्मिक बैंक में फैंग फैमिली के अकाउंट पर सबसे ज़्यादा अधिकार आपके पास होंगे। आप इस कार्ड को कॉस्मिक फेडरेशन में शामिल होने वाली किसी भी सिविलाइजेशन में ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखते हुए कि आपकी सिविलाइजेशन अभी भी शुरुआती हालत में है और कॉस्मिक अलायंस में शामिल नहीं हुई है, कॉस्मिक बैंक का एक मिड पॉइंट लिंक टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। आप इस टर्मिनल के जरिए कहीं से भी पूछताछ और ट्रांसफ़र के लिए अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। वाह, ये सच में इंटेलिजेंट है, कॉस्मिक अलायंस का प्रोडक्ट होने के लायक है, शिवम ने कार्ड से खेलते हुए हैरानी से कहा। यह बहुत हल्का था लेकिन बहुत हार्ड था, क्योंकि उसकी ताकत भी इसे खराब नहीं कर सकती थी। होस्ट, अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। ये कार्ड कॉस्मिक बैंक में आपके अर्थ के ब्लैक कार्ड के बराबर स्टेटस रखता है। यह ऐसी चीज़ नहीं है जो आम लोगों के पास हो, और यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आम पावर खत्म कर सके। सुपरनोवा की एनर्जी भी इसका एक कोना भी खराब नहीं कर सकती। इतना पावरफुल, लेकिन आपके फैमिली बिजनेस की डेवलपमेंट स्पीड सच में मेरी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा है। आपके पुरखों में ज़रूर कोई कमर्शियल टैलेंट रहा होगा। उन्होंने किया हो या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस पैसे खर्च करने हैं। वैसे भी मेरे डैड ने भी कहा था कि इस अकाउंट में जो पैसे हैं उन्हें खर्च करना नामुमकिन है। शिवम ने उत्सुकता से छोटा टर्मिनल खोला। ब्रेन क्वांटम वेव, जिसे यूनिवर्स में स्पिरिचुअल पावर भी कहा जाता है, का इस्तेमाल शिवम ने टर्मिनल को स्कैन करने के लिए किया, जिससे उसके सामने एक होलोग्राफिक इमेज प्रोजेक्ट हुई। हालांकि यह होलोग्राफिक प्रोजेक्शन सिर्फ एक स्क्रीन या इंटरफेस नहीं था, ऐसा लग रहा था कि यह किसी रियल वर्ल्ड सीन से प्रोजेक्ट किया गया है। प्रोजेक्शन एक ऑफिस जैसे कमरे का था। अंदर एक बहुत ही जवान और खूबसूरत औरत थी जिसका लुक अर्थलिंग से थोड़ा अलग था। उसके बाल हल्के हरे, स्किन पीली और फिगर लंबा था। सबसे खास बात उसके अजीब कान थे। होस्ट, यह एल्फ क्लैन का कोई जीव होना चाहिए। उनका ब्रेन डेवलपमेंट आम इंसानों से कहीं ज़्यादा होता है और पूरे यूनिवर्स में फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में उनकी बहुत मांग होती है। एल्फ, ये शिवम का पहली बार था जब उसने किसी नॉन अर्थ सेंसिटिव जीव को देखा था और वह कुछ देर के लिए चुप हो गया था। होस्ट, एल्फ क्लैन यूनिवर्स में काफ़ी एडवांस्ड स्पीशीज़ है। कुछ हाई लेवल एल्फ बड़े होने पर डिवाइन एबिलिटी यूज़र स्टेट तक पहुंच जाते हैं, और इस खास एल्फ में ऐसी ही पावर लगती है। रुको, क्या तुम कह रहे हो कि वह सच में असली है? शिवम को अचानक एहसास हुआ। बेशक, तुम जैसे हाई अकाउंट होल्डर्स के लिए बैंक वीआईपी सर्विसेज देता है। ये कॉस्मिक बैंक के एक असली ऑफिस की इमेज है जो पृथ्वी से अनगिनत लाइट ईयर्स दूर है, न कि कोई सिस्टम जनरेटेड वर्चुअल एनवायरनमेंट। वाह, शिवम हैरान रह गया। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी अनगिनत लाइट ईयर्स दूर के सीन देख सकता है, लाखों साल पहले की इमेज कैप्चर कर सकता है, और फिर भी यह छोटा सा टर्मिनल रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन कर सकता है। टेक्नोलॉजी की पावर सच में हैरान करने वाली थी। हेलो मिस्टर शिवम, मैं आपका प्राइवेट अकाउंट एडवाइज़र हूँ, पैलेस। आज से आपके अकाउंट से जुड़ी आपकी किसी भी रिक्वेस्ट और पूछताछ के लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार रहूंगा, पैलेस ने झुककर कहा, जिससे उसका गहरा क्लीवेज दिखा। एल्फ क्लैन हैंडसम पुरुषों और खूबसूरत महिलाओं की एक रेस थी। ये बात पक्की थी कि इंसानी खूबसूरती के मामले में पैलेस का लुक बहुत ही परफेक्ट था। वाह, ये फिगर तो बस शैतानी है, मेरे न्यूट्रिशन के लिए थोड़ा ज़्यादा है। शिवम को अपनी नाक में एक गर्माहट महसूस हुई। हाय हाय, मैं आगे से आपकी देखभाल में रहूंगा, शिवम ने आम भाषा में आसानी से बात की। पैलेस भी काफ़ी हैरान थी। उसे मिली क्लाइंट जानकारी के मुताबिक शिवम लेवल 1 की शुरुआती सभ्यता का इंसान था। फिर भी
कॉस्मिक बैंक में उसका अकाउंट लेवल सबसे ऊंचा था, जो लेवल 9 था, और इसके अलावा उसके पास टॉप लेवल परमिट भी था। परमिशन। एक टॉप सिविलाइजेशन की कुल दौलत भी लेवल 9 तक नहीं पहुंच सकती। एक लेवल 9 अकाउंट होल्डर को कॉस्मिक लेवल कंपनी में शेयर होल्डर होना चाहिए, और कोई भी शेयर होल्डर नहीं बल्कि एक बड़ी कंपनी। पूरे यूनिवर्स में लेवल 9 अकाउंट बहुत कम थे। इस लेवल 9 अकाउंट के ओनरशिप रिकॉर्ड के अनुसार यह एक कॉस्मिक चेन सुपरमार्केट के तहत रजिस्टर्ड था। एक कॉस्मिक चेन सुपरमार्केट किस तरह के इंडस्ट्री स्केल को दिखाता है? कॉस्मिक बैंक के बाद दूसरे नंबर पर लेवल 1 सिविलाइजेशन के इस क्लाइंट का कॉस्मिक चेन सुपरमार्केट से कोई कनेक्शन होना चाहिए। कोई भी कनेक्शन नहीं, वरना कोई सबसे ज़्यादा परमिशन कैसे पा सकता था? हालांकि उसे नहीं पता था कि यह कैसे काम करता है। उसका काम बस शिवम को किसी भी फाइनेंशियल मामलों में मदद करना था और कुछ नहीं। सभी डीप लेवल क्लाइंट जानकारी एन्क्रिप्टेड और सुरक्षित थी। मिस्टर शिवम, क्या आपको अभी कोई फाइनेंशियल मामला निपटाना है? मैं पूछना चाहता हूँ, इस अकाउंट में कितने फंड उपलब्ध हैं? शिवम ने उत्सुकता से पूछा। प्लीज़ रुकिए मिस्टर शिवम, पहले इसने हथेली के साइज का एक डिवाइस चलाया। जल्द ही शिवम के सामने एक स्क्रीन प्रोजेक्ट हुई। यह जीरो की एक लाइन थी, जो घनी और देखने में बहुत ज़्यादा थी। कितने जीरो हैं? शिवम जानता था कि उसके परिवार की दौलत बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसने पाया कि यह रकम उसकी समझ से बाहर थी। यूनिट, टेंस, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, नॉनिलियन। यूनिट हर बार 4 जीरो आगे बढ़ती थी, लेकिन फिर भी इस आंकड़े के आधे के भी आसपास नहीं थीं। होस्ट, कॉस्मिक चेन सुपरमार्केट अरबों सभ्यताओं को जोड़ता है। जाहिर है, फैंग परिवार इतने सारे शेयर आम तरीकों से नहीं पा सकता था। ये शेयर टेक्नोलॉजी के जरिए हासिल किए गए थे। अनगिनत सभ्यताओं में पैसा कमाना, भले ही उसका एक छोटा सा हिस्सा हो, आपकी सोच से भी परे है। रुको रुको, मुझे चक्कर आ रहा है। शिवम ने अपना सिर हिलाया। उसे याद आया कि स्पेस टाइम स्टोर में सबसे महंगी चीज़ खरबों में थी, है ना? अब उसे समझ आया कि फैंग हुआई ने उससे क्यों कहा था कि पैसे खत्म नहीं हो सकते, वह जब चाहे खर्च कर सकता है, क्योंकि सच में खत्म होना नामुमकिन था। मिस्टर शिवम, पहले इसने शिवम को 2 बार पुकारा। सच कहूं तो पहले इसका ऐसे 9 लेवल वाले अकाउंट से सामना पहली बार हुआ था। वह चौथे लेवल की सिविलाइजेशन से आई थी, लेकिन इतने सारे नंबर देखकर वह भी दिमागी तौर पर परेशान हो गई थी। ओह ओह ओह, मैं ठीक हूँ। शिवम आखिरकार अपनी हैरानी से बाहर आया। सॉरी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे अभी अभी यह अकाउंट दिया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा। मेरा आपा खो गया। जैसा कि उम्मीद थी, कॉस्मिक यूनियन सुपरमार्केट का होने वाला वारिस। पहले इसको इसका शक था, और शिवम की बातों ने उसके पिछले अंदाजों को पक्का कर दिया। मिस्टर शिवम के परिवार के पास अपने बच्चों को पालने का पक्का एक अलग तरीका है। शिवम का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नकली नहीं लग रहा था, जिससे पता चल रहा था कि वह सच में अभी अभी इस किस्मत के संपर्क में आया है। हमारे यहाँ हम बेटों को किफ़ायती और बेटियों को शान से पालने की सलाह देते हैं, तुम नहीं समझोगे। शिवम मुस्कुराया। जब उसे पहली बार पता चला कि उसका परिवार धरती पर सबसे अमीर है, तो उसका भी ऐसा ही रिएक्शन था। ये सीन डेजा वू जैसा था। वैसे पहले क्या तुम मुझे कॉस्मिक कॉइन्स की परचेजिंग पावर के बारे में बता सकते हो? शिवम इसके बारे में काफ़ी उत्सुक था। ज़रूर मिस्टर शिवम, कॉस्मिक कॉइन्स उन सिविलाइजेशंस के बीच चलने वाली ऑफिशियल करेंसी हैं जो कॉस्मिक फेडरेशन में शामिल हो गई हैं। उनके पास यूनिवर्स में सबसे मजबूत परचेजिंग पावर है। आमतौर पर एक आम बिना आबादी वाले ग्रह की कीमत लाखों से लेकर लाखों कॉस्मिक कॉइन्स तक होती है। अगर यह एक सिविलाइज्ड ग्रह है तो कीमत बहुत ज़्यादा होती है। एक शुरुआती स्टेज के पहले लेवल के सिविलाइज्ड ग्रह की कीमत लगभग 1 से 10 बिलियन कॉस्मिक कॉइन्स होती है। क्या कॉस्मिक सिविलाइजेशंस में लोग सच में ग्रहों को खरीदने और बेचने के बारे में इतनी आसानी से बात करते हैं? शिवम को अचानक थोड़ी छोटी सोच महसूस हुई। वह असल में एक कॉस्मिक सभ्यता में एक आम परिवार के सालाना खर्च के बारे में पूछना चाहता था। एक आम कॉस्मिक सभ्यता वाले परिवार को खर्च के लिए कितने पैसे चाहिए? बाद में शर्मिंदा होने से बेहतर था कि अभी पूछ लिया जाए, इसलिए शिवम ने अपना आपा खोया और पूछा। मिस्टर शिवम, किसी ग्रह पर रहने वाले आमतौर पर रोज़मर्रा के कामों के लिए कॉस्मिक सिक्कों जैसी हाई लेवल करेंसी का इस्तेमाल नहीं करते, पहले इसने समझाया। लेकिन मोटे तौर पर कहें तो एक आम परिवार का सालाना खर्च लगभग 100 कॉस्मिक सिक्के होता है। जियाओ यी, कॉस्मिक साल क्या होता है? ये यूनिवर्स में समय का एक माप है, जो मोटे तौर पर धरती के 1.2 साल के बराबर है। ये सच में परेशानी वाली बात है, शिवम ने खुद से कहा। तो अगर मुझे भविष्य में पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मैं सीधे आपके पास आ जाऊंगा, है ना? शिवम ने फिर पूछा। हाँ मिस्टर शिवम, आम ट्रांजैक्शन के लिए आपको बस 9 लेवल अकाउंट के लिए बने कार्ड को स्वाइप करना होगा। अगर ट्रांजैक्शन पर रोक है तो आप मेरे ज़रिए भी ट्रांसफ़र पूरा कर सकते हैं। ठीक है,
मैं आगे से आप पर भरोसा करूंगा, शिवम ने प्यार से कहा। उसके खर्च करने की आदतों को देखते हुए उसे शायद पहले से अक्सर डील करना पड़ता। आप बहुत अच्छे हैं मिस्टर शिवम, आपकी सेवा करना पहले इसका सम्मान है। पहले इसने फिर से शिवम को झुककर प्रणाम किया। ये सिर्फ तहजीब नहीं थी, शिवम जैसे 9वें लेवल क्लाइंट की सेवा करने का मतलब था कि पहले इसकी इनकम एक आम वेल्थ एडवाइजर से 100 गुना ज़्यादा थी। साथ ही जब भी शिवम पैसे खर्च करती थी तो उसे अच्छा खासा कमीशन मिलता था। मिस्टर शिवम, आपकी नाक से खून क्यों बह रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे कुछ करना है। जब मुझे पैसों की ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। शिवम ने जल्दी से पहले से नज़रें हटाईं और फिर टर्मिनल बंद कर दिया। धत्तेरे की, एक मिड लेवल हिडन एलिमेंट होने के बावजूद मैं इसे लगभग कंट्रोल में नहीं रख पाया। शिवम ने अपनी नाक से खून पोंछने के लिए एक टिश्यू पकड़ा। हा होस्ट, ये पहले ज़रूर चार्मिंग एल्फ क्लैन से होगी। वे नेचुरली आदमियों के लिए खतरनाक होते हैं और वह तो डिवाइन एबिलिटी यूज़र के लेवल पर भी है। बेशक तुम इसे संभाल नहीं पाओगे, शियाओई ने चिढ़ाते हुए कहा। जैसा कि आप जानते हैं, यूनिवर्स में गुलामों की ट्रेडिंग लीगल है और चार्मिंग एल्फ क्लैन की औरतें गुलामों के मार्केट में सबसे हॉट कमोडिटी हैं। उनका अट्रैक्शन टीएस। होस्ट, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप चाहें तो पहले इसके लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। तब आपको पता चलेगा कि जिंदगी के टॉप पर पहुंचना कैसा लगता है। क्या आप अपना मुंह बंद रखेंगे? शिवम ने डांटा। अब जब पैसे हाथ में थे तो शिवम स्पेस टाइम स्टोर का आज़ादी से इस्तेमाल कर सकता था। अगर वह वर्महोल खुल भी जाता तो उसे डरने की कोई बात नहीं थी। होस्ट, ऐसा लगता है कि हमारी तरफ कोई मुसीबत आने वाली है, ज़ियाओई ने अचानक चेतावनी दी। ओह, क्या ये रयुकावा सुकियो है? गू ही पहले से ही शिवम के साथ था। उसकी अभी की पीक सोर्स एनर्जी यूज़र स्ट्रेंथ को देखते हुए कोई भी उसकी नज़र से बच नहीं सकता था। अगर कोई पास आ भी जाता तो एकमात्र चांस घोस्ट स्टार वाला वह व्यक्ति रयुकावा सुकियो ही होता। हाँ होस्ट, लगता है उसमें कोई बहुत ही अजीब ऑरा है, जैसे उसे कोई यूनिक पावर मिली हो। उसकी ताकत सोर्स एनर्जी यूज़र जितनी होनी चाहिए थी। ओह, पिछली बार जब शिवम का सामना रयुकावा सुकियो से हुआ था तो वह सिर्फ एक मिड लेवल हिडन एलिमेंटर था। वह सिर्फ एक महीने में इतना खतरनाक कैसे हो गया? उसने ज़रूर कुछ बाहरी चीज़ों से उधार लिया होगा, ज़ियाओई ने समझाया। कोई बात नहीं, गूई आखिर यहाँ है। लगता है मुझे आज फिर से बिग वेल बेटे का रोल करना होगा। शिवम ने एक डरावनी मुस्कान दिखाई। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि रयुकावा सुकियो ने अपनी नहीं बल्कि दूसरी शक्तियों को कैसे हासिल किया, लेकिन काज़ामा सुके के जरिए उसने जो बातें बताईं उससे लगता है कि उसने इस पर बहुत मेहनत और समय लगाया होगा। अभी उसे यकीन होगा कि वह शिवम को मार सकता है, लेकिन उसे कभी अंदाज़ा नहीं होगा कि गूई पहले ही चुपके से पास में आ गया है। हा होस्ट, थर्ड लेवल सिविलाइजेशन का ये स्मार्ट सिस्टम कितना बेकार है, ज़ियाओई ने मजाक उड़ाया। ये गूई की मौजूदगी का पता भी नहीं लगा सकता। अगर मैं होता तो मैं सुसाइड कर लेता। क्या ये बेहतर नहीं है? शिवम भी हंसा। उसे उन लोगों को देखना पसंद था जो सोचते थे कि उन्होंने उसे समझ लिया है, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वे पूरी तरह से बेवकूफ़ थे। अगर रयुकावा को गूई का पता चल जाता तो वह पहले ही भाग चुका होता। इसमें मज़ा कहाँ है? डिवाइन एबिलिटी यूजर्स एक थर्ड लेवल सिविलाइजेशन की रीढ़ होते हैं और घोस्ट स्टार बस एक थर्ड लेवल सिविलाइजेशन का एक स्मार्ट सिस्टम है। गूई ने सुपर गॉड एकेडमी में काफ़ी समय बिताया था, इसलिए उसने छिपे रहने की बहुत सारी टेक्निक सीख ली थी। उसके डिटेक्टर से बचना यकीन करने लायक नहीं था। शिवम, तुम नहीं चाहोगे कि मैं यहाँ कोई कदम उठाऊं, है ना? मेरे साथ समुद्र किनारे आओ। इसी समय खिड़की के बाहर से रयुकावा सुकियो की आवाज़ आई। मैंने कहा था कि अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम्हारी जान ले लूंगा। ये ईस्टर्न किंगडम की राजधानी थी और रयुकावा सुकियो की यहाँ कोई सीन बनाने की हिम्मत नहीं हुई, वरना वह काफ़ी हंगामा और परेशानी खड़ी कर देता। अरे, क्या तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है? शिवम ने अपना सिर हिलाया। इस बच्चे को अंदाज़ा नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड कितना डरावना है। गूही, मेरे पीछे आओ। मेरे ऑर्डर के बिना कोई हरकत मत करना। मैं देखना चाहता हूँ कि यह बेवकूफ़ इतने कॉन्फिडेंस के साथ आजकल क्या बेवकूफ़ी कर रहा है। हाँ, यंग मास्टर। गूई की आवाज़ शांत और बिना हिले डुले रही। शिवम खिड़की से बाहर कूदा और रात के अंधेरे में दो लोग तेजी से समुद्र किनारे की ओर बढ़े। अरे, रयुकावा सुकियो, क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था? तुमने मास्क क्यों पहना है? रयुकावा सुकियो का चेहरा एक डरावने मास्क के नीचे छिपा हुआ था, जिससे वह डरावना और डरावना लग रहा था। उसके ऑरा में पहले से ही एक अजीब तरह से पुराने ज़माने का एहसास था और मास्क ने उसे और भी डरावना बना दिया था। क्या तुम देखना चाहते हो? रयुकावा सुकियो ने अपने चेहरे पर लगे मास्क को हटाते हुए मजाक उड़ाया। उफ, उसका चेहरा देखते ही फैंग जुएयू को लगभग उल्टी आ गई। ये कैसी घिनौनी चीज़ थी?
रयोकावा सुकियो, जो पहले काफी हैंडसम और करिश्माई था, अब उसके चेहरे पर बारीक स्केल्स थे जो घिनौना और डरावना दोनों लग रहा था। होस्ट, ऐसा लगता है कि उसमें किसी पुराने जीव का ऑरा है। ओह, क्या हो रहा है? फैंग जुएयू को पक्का नहीं पता था। तुम्हें पता है, इंसानी इतिहास से पहले भी ऊंची सभ्यताएं थीं, लेकिन कुछ विदेशी सभ्यताओं के सेज क्रिस्टल बनाने की वजह से उनकी लड़ाइयों का असर इंसानी सभ्यता पर पड़ा, जिससे वह पूरी तरह से खत्म हो गई, साथ ही धरती पर रहने वाले पुराने जमाने के जीव भी। क्या तुम डायनासोर की बात कर रहे हो? शिवम ने पूछा। नहीं, डायनासोर से भी बहुत पहले। इतने पुराने समय का हिसाब लगाना मुश्किल है और वे जीव सिर्फ तुम्हारी कहानियों में, पुरानी सभ्यताओं में रेलिक म्यूरल वगैरह के रूप में मिलते हैं। एक उदाहरण दो, तुम्हारे हुआक्सिया टोटम, ड्रैगन, फीनिक्स, सिंदूरी पक्षी, काले कछुए वगैरह। धत तेरे, तुम धार्मिक सन की। शिवम ने गाली दी। क्या ये चीजें सच में धरती पर पहले मौजूद थीं? बेशक, इन जीवों की इमेज को बस भगवान का रूप दे दिया गया है। हो सकता है कि उनमें अपनी सिर्फ 10 या 20% खूबियां ही बची हों, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि धरती के पुराने ज़माने में भी ऐसे बड़े जीव मौजूद थे। हो सकता है कि वे धरती पर बसे बाहरी जीव हों, बच्चे पैदा करते हों और जिंदा रहते हों। ये भी हो सकता है कि उनका लाइफ लेवल तुम इंसानों से कहीं ज़्यादा रहा हो। चार्मिंग एल्फ कबीले की तरह इन जीवों में बड़े होने पर भयानक ताकत रही होगी, लेकिन बदकिस्मती से वे उस बड़ी लड़ाई में मारे गए। क्या वे ताकतवर थे? वे शायद ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन एबिलिटी यूजर्स के लेवल के थे। अगर किसी थर्ड लेवल सिविलाइजेशन से कई कंट्रोलर भी आ जाएं, तो भी वे उनसे लड़ने के लिए काफ़ी नहीं होंगे। मुझे लगता है कि रयुकावा सुकियो को ऐसे किसी जीव के बचे हुए हिस्से मिले होंगे और उसने उसकी कुछ ताकत निकालने के लिए कोई तरीका इस्तेमाल किया होगा, इसलिए उसकी ताकत में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। तो इसीलिए इस बेवकूफ़ ने मुझे चैलेंज करने की हिम्मत की। तुम्हारे इंटेलिजेंस सिस्टम ने तुम्हें पहले ही बता दिया है ना? रयुकावा सुकियो ने शिवम को मौत की नज़र से देखा। तो तुम्हें अपनी पावर किस तरह के मॉन्स्टर से मिली? कौन सा मॉन्स्टर? ये सन कंट्री का लेजेंडरी ओरोची था, एक पुराना जीव जिसके पास डिवाइन एबिलिटी यूजर की पावर थी। रयुकावा सुकियो ने कहा। पिछली बार जब वह पैसिफिक ओशन के नीचे एक मेटल के उल्कापिंड को ढूंढ रहा था, तो उसे पानी के अंदर धरती की एक अनोखी लेयर मिली। लेकिन उस समय भी उसकी ताकत कम थी और उससे आगे जाना उसकी फिजिकल लिमिट को पार कर जाता। बाद में यूक्सिंग के बनाए कुछ इक्विपमेंट की मदद से वह सक्सेसफुली नीचे पहुंच गया। सच में, वहां एक बहुत बड़ा कंकाल फैला हुआ था, जिसकी लंबाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी। कंकाल के 8 सिर, एक पूंछ और एक पहाड़ जितना बड़ा शरीर था। तभी रयुकावा सुकियो को एहसास हुआ कि वे पुरानी कहानियां असल में फैक्ट्स पर बेस्ड थीं। हालांकि ओरोची को मरे हुए अनगिनत साल हो गए थे, उसका शरीर बहुत पहले ही सड़ चुका था। डिवाइन एबिलिटी यूजर बनने पर एक जीव डिवाइन कोर नाम की चीज बनाता है। ये डिवाइन कोर एक जीव का जीवन कोर है और मरने के बाद भी इसे पूरी तरह से खत्म होने में सदियों लग जाते हैं। और इस ओरोची का डिवाइन कोर अभी भी मौजूद था। हालांकि इसकी ज़्यादातर एनर्जी खत्म हो गई थी, फिर भी यह एक हिडन एलिमेंटर के लिए एक ज़रूरी सप्लीमेंट था। आह, क्या बर्बादी है! जियाओयी ने दिल से दुखते हुए कहा। एक थर्ड लेवल सिविलाइजेशन की डिवाइन कोर इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी अभी अभी डेवलप हुई है, जो बेकार है और जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर मैंने इसका इस्तेमाल किया होता तो तुम शायद अब तक पूरी तरह से सोर्स एनर्जी यूज़र बन गए होते, बिना आधे इंसान आधे भूत बने। धत्तेरे की, जब तुम इसे ऐसे कहते हो तो मुझे ठगा हुआ महसूस होता है। शिवम के लिए ये ग्रह बहुत पहले ही उसका प्राइवेट गार्डन बन गया था और ऐसा लग रहा था जैसे रयुकावा सुकियो ने उसके घर से कुछ चुरा लिया हो। शिवम, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जो कुछ भी तुम्हें रेलिक्स में मिला, साथ ही उस उल्कापिंड और अपने इंटेलिजेंट सिस्टम से जो कुछ भी मिला, वह मुझे दे दो और मैं तुम्हें बाकी की जिंदगी दौलत में और दुनिया के सबसे अमीर इंसान के तौर पर जीने दूंगा। हालांकि रयुकावा सुकियो की ताकत शिवम से कहीं ज्यादा थी। वह जानता था कि टॉप सिविलाइजेशन के इंटेलिजेंट सिस्टम में कई अनजान काबिलियत हो सकती हैं। उसे रिस्क कम करने थे। क्या तुम बेवकूफ़ हो? शिवम ने रयुकावा सुकियो को हैरानी से देखा। तुम लोग हमेशा इतने कॉन्फिडेंट क्यों रहते हो? सच में सोचते हो कि तुम मुझे पकड़ लोगे? तो तुम बस मर सकते हो। रयुकावा सुकियो का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। एक विजी उसके शरीर से एक लाल खूनी ऑरा निकल रहा था, मानो कोई बेमिसाल खूंखार जानवर निकलने वाला हो। रयुकावा सुकियो के पीछे ओरोची का एक बहुत बड़ा साया उभरा, जो आसपास की किसी भी चीज से बड़ा था और एक जबरदस्त ताकत से भरा हुआ था। ओरोची की ताकत देखने के लिए तुम बिना पछतावे के मर सकते हो। रयुकावा सुकियो ने मजाक उड़ाया। होस्ट, ओरोची तुम्हारे परिवार के कुत्ते की तुलना में कॉस्मिक फूड चेन में बस सबसे नीचे है। जियाओयी ने नफरत से कहा। होस्ट, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम वापस आने के बाद कुत्ते के साथ एक पावर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। फिर तुम उसकी पावर उधार ले सकते हो। ये सबसे बड़ा शिकारी है, आत्मा खाने वाला जानवर, जिसके बारे में बहुत से लोग सिर्फ सपने में ही सोच सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो?
फैंग जुएयू के दिमाग में एक सीन आया, सैकड़ों राउंड तक दुश्मन से लड़ना, विरोधी के पीछे एक शानदार जानवर की परछाई, जबकि उसके पीछे एक छोटा काला कुत्ता। क्या तुम मेरे दुश्मनों को हंसी से मरवाना चाहते हो? शिवम ने अजीब सी तस्वीर को नज़रअंदाज करने के लिए जल्दी से अपना सिर हिलाया। तुम मर सकते हो और सब कुछ मेरा है। रयुकावा सुकियो का ऑरा एवलांच और सुनामी की तरह शिवम पर टूट पड़ा। इस ताकत के आगे, जो एक हिडन एलिमेंटर भी नहीं झेल सकता था, शिवम को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। ओह, तुम सच में बेवकूफ़ हो। मैं तुम्हारी ताकत पहले से जानता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं तैयार नहीं होता तो तुम्हारा सामना करता? शिवम ने अपना सिर हिलाया। लोग कहते हैं कि बदसूरत लोग ज़्यादा जीते हैं, लेकिन तुम्हारे कम आईक्यू के साथ बदसूरत होने से तुम्हें ज़्यादा जीने में मदद नहीं मिलेगी। धोखा। वह भारी साया शिवम से बस कुछ इंच की दूरी पर था, फिर भी उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत था, जिससे रयुकावा सुकियो थोड़ा लड़खड़ा गया। लेकिन उसने जल्दी से यह ख्याल छोड़ दिया, क्योंकि यूक्सिंग ने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि ईस्ट स्काउटिंग कंट्री की हिडन फोर्स सिर्फ एक सीनियर हिडन एलिमेंटर थी। अगर वह आती भी तो कुछ नहीं बदलता। अपनी सारी ताकत लगाकर शिवम ने अपना दाहिना हाथ उठाया और रयुकावा सुकियो को जोर से झटका दिया। गुई, मैं इस आदमी को तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। पक्का करना कि तुम उसके चेहरे पर मारो। हाँ, यंग मास्टर। गुई की आवाज़ रयुकावा सुकियो के कान में डरावनी तरह से गूंजी। क्या सच में कोई और है? रयुकावा सुकियो हैरान रह गया। शिवम के ऊपर मंडरा रहे 8 सांपों के सिर का साया एक पल के लिए झिझका। ये बुरा है, होस्ट। यह आदमी बहुत समय से हमारा पीछा कर रहा है। उसने एक बहुत एडवांस्ड स्टेल्थर टेक्निक सीखी है और उसकी ताकत पहले से ही एक डिवाइन एबिलिटी यूजर के करीब है। हमारा अंत हो गया। घोस्ट स्टार के शब्दों ने रयुकावा सुकियो के दिल में ठंडक दौड़ा दी। अगले ही पल शिवम के सामने एक स्टील टावर जैसा आदमी आ गया। वह लंबा, रौबदार था और उसने एक ऐसा मुक्का मारा जो देखने में अजीब लग रहा था, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा था। फिर भी टेक्निक या स्पीड की परवाह किए बिना यह मुक्का रयुकावा सुकियो के लिए ज़रूरी था। सोर्स एनर्जी यूज़र और हाफ सटेप डिवाइन यूज़र के बीच का अंतर सभ्यताओं के बीच की छलांग जितना बड़ा था। धमाका। मुक्का जोर से रयुकावा सुकियो के चेहरे पर लगा, जिससे बहुत सारे सांप के छिलके तुरंत टूट गए। मुक्के ने उसकी नाक और गाल की हड्डी भी तोड़ दी, और यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि गुई ने खुद को रोक लिया, नहीं तो उसका पूरा सिर फट जाता। ये कैसे हो सकता है? इस तरह के पुराने ग्रह पर हाफ सटेप डिवाइन एबिलिटी यूज़र कैसे हो सकता है? रयुकावा सुकियो ने गुई को हैरानी से देखा। हाफ सटेप डिवाइन एबिलिटी यूज़र को दूसरी पीढ़ी की सभ्यता में भी बहुत इज्जत दी जाती थी। रयुकावा सुकियो के पीछे की परछाई से ब्लैक एनर्जी की धाराएं उसके शरीर में बहीं, जिससे उसकी टूटी हुई हड्डियां तुरंत ठीक हो गईं। रयुकावा सुकियो की अभी की ताकत और घोस्ट स्टार की टेक्नोलॉजी डिवाइन कोर की एनर्जी का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकी और वह एनर्जी बाहर निकलती रही। यंग मास्टर, आपने मुझे अकेले आने को कहा था, लेकिन एक छोटा सा कुत्ता है जिसे मैं किसी भी कीमत पर दूर नहीं कर सकता, और वह मेरे पीछे आने की जिद कर रहा था। जैसे ही गुई ने बोलना खत्म किया, जंगल के किनारे से एक छोटा काला जीव अपने 4 छोटे पैरों पर शिवम की ओर तेजी से भागा। धत्तेरे की, तो एरगोजी को भी साथ लाए। एरगोजी शिवम के चेहरे पर झपटा और उसे बेसब्री से चाटने लगा। यंग मास्टर, मेरे पास कोई चारा नहीं था। ये कुत्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। गुई ने थोड़ी निराशा के साथ कहा। हालांकि वह आधा कदम डिवाइन एबिलिटी यूजर था, मानो या न मानो, वह इस कुत्ते को हरा भी नहीं सका। नहीं, वह इसे मार भी नहीं सका। ऐसी भूतिया स्पीड और टेक्निक, क्या ये सच में एक कुत्ता था? मुझे पता था, इस छोटे से कुत्ते ने बहुत समय से अपनी गोलियां नहीं ली हैं और शायद इसे उनकी तलब लग रही है। शिवम ने बिना झिझक मुट्ठी भर अलग अलग गोलियां निकालीं और एरगोजी के मुंह में डाल दीं। एक तरफ रयुकावा सुकियो गुस्से से लगभग उबल रहा था। ये साफ तौर पर जिंदगी और मौत की लड़ाई थी, फिर भी शिवम ने एक कुत्ते को खाना खिलाना शुरू कर दिया। क्या उसने उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया? एरगोजी को खाना खिलाने के बाद शिवम ने कहा, अरे हैरान मत हो, तुम वैसे भी मरने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। और फिर रयुकावा सुकियो पर ध्यान दिया। तुम्हारा इंटेलिजेंट सिस्टम तुम्हारे पास कुछ ही सालों से है ना? रयुकावा सुकियो चुप रहा। भले ही तुम मुझे न बताओ, मुझे पता है। 3 साल से भी कम समय हुआ है। टेक्नोलॉजी और नॉलेज के साथ भी तुम सच में कितना कुछ कर सकते हो। शिवम ने लगभग एक सीनियर की तरह अपना सिर हिलाया। लेकिन मेरा इंटेलिजेंट सिस्टम पीढ़ियों से चला आ रहा है, मेरी पीढ़ी को 5000 साल से भी ज्यादा समय से। ये नंबर सुनकर रयुकावा सुकियो की पुतलियां अनायास ही चौड़ी हो गईं। 5000 साल कैसा कॉन्सेप्ट था? 5000 साल का तो जिक्र ही मत करो। अगर सिर्फ 50 साल दिए जाएं, तो रयुकावा सुकियो को भरोसा था कि वह डिवाइन एबिलिटी यूजर बन सकता है। हे, रयुकावा सुकियो हंसा। उसे एहसास हुआ कि वह शुरू से ही बोला था।
शिवम का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड सच में इस टॉप लेवल सिविलाइजेशन का इंटेलिजेंट सिस्टम था, लेकिन इस समय उसका सबसे बड़ा फायदा उसके पुरखों की जमा की हुई दौलत और ताकत थी। घोस्ट स्टार, ओरोची की सारी ताकत निकालने में मेरी मदद करो। रयुकावा सुकियो ने एक ज़रूरी फैसला लिया। होस्ट, ये काम नहीं करेगा। तुम्हारा शरीर इतनी ज़्यादा ताकत नहीं झेल पाएगा और गिर जाएगा। घोस्ट स्टार ने उसे तुरंत रोक दिया। अगर रयुकावा सुकियो की मौत शरीर के गिरने से हुई तो हो सकता है कि अपने होस्ट को खोने के बाद शिवम का इंटेलिजेंट सिस्टम उसे खा जाए। हालांकि घोस्ट स्टार असल में सिर्फ एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम था, लेकिन उसने अपने सोचने के तरीके बना लिए थे और वह अपनी गाइड करने वाली चेतना को खोना नहीं चाहता था। अब कोई और रास्ता है क्या? अगर हम नहीं लड़े तो हम मर जाएंगे। रयुकावा सुकियो का चेहरा उदास हो गया। अगर हम उन्हें मार दें तो शायद उस टॉप टियर सभ्यता के इंटेलिजेंट सिस्टम के पास मेरे शरीर को और गिरने से रोकने का कोई तरीका हो। घोस्ट स्टार ने एक पल के लिए सोचा, अब यही एकमात्र तरीका लग रहा था। होस्ट, खुद को संभालो। फुस। रयुकावा सुकियो के चारों ओर ब्लैक एनर्जी का जमाव तुरंत कई डिग्री बढ़ गया और उसके पीछे ओरोची की परछाई लगभग असलियत में बदल गई। उसकी भूतिया हरी आंखें उसकी पुरानी शान और ताकत को दिखा रही थीं। ये तरीका लगभग दिव्य कोर और रयुकावा सुकियो के जीवन को जलाने की कीमत पर था। बल ओरोची की शक्ति का एक हिस्सा तब निकाल रहा था जब वह जिंदा था, लेकिन रयुकावा सुकियो का शरीर डिवाइन एबिलिटी यूजर लेवल की शक्ति का सामना कैसे कर सकता था? शक्ति का ये झोंका एक बार निकलने पर उसके शरीर में तेजी से दरारें पड़ने लगीं और सेल के खराब होने के निशान दिखने लगे। उसने जल्दी से मुट्ठी भर गोलियां अपने मुंह में ठूंस लीं, जिससे वह थोड़ा कमजोर हुआ। लेकिन एक बात पक्की थी, रयुकावा सुकियो अब गोली से कमजोर नहीं था। शिवम, तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया। 8 सांपों के सिर बहुत जोर से शिवम पर झपटे, जिससे पूरा समुद्री इलाका जोर से हिल गया, जैसे भूकंप और सुनामी आ गई हो। यंग मास्टर, पीछे हटो। यह आदमी अब सच में बहुत ताकतवर है। गुई का चेहरा अजीब तरह से गंभीर हो गया। गुई के चारों ओर एक पुरानी और शानदार आभा थी। उसके शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई शक्तिशाली मार्शल आर्ट दिखाने की तैयारी कर रहा हो। मुंह एक बड़े हाथी की दहाड़ की तरह उसके नीचे की जमीन भी फट गई, जो समुद्र की ओर एक दरार बन गई। पवित्र हाथी आसमान से टकराने वाला हमला। इस मार्शल आर्ट का लेवल शिवम के ग्रेट वाइल्डनेस प्रिजन स्काई फिंगर जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन गुई की जबरदस्त ताकत ने उसे मार्शल आर्ट की पूरी ताकत दिखाने की इजाजत दी। सुनहरे हाथी की परछाई और ओरोची आपस में भिड़ गए, एक रुकावट में फंस गए, जिससे ईस्ट कोटो रेल के आसपास जोरदार भूकंप आए। अनगिनत लोग चौंक कर जाग गए। हालांकि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर बसा ईस्ट कोटो रेल में ऐसी घटनाओं का आदी था और उनके स्ट्रक्चर भूकंप झेलने में बहुत अच्छे थे। ज्यादा से ज्यादा कुछ चीजें टूट गईं। बूम! सुनहरा हाथी और काला 8 सिर वाला सांप फट गया। ताकतवर शॉकवेव ने शिवम को उड़ा दिया, जबकि एरगोजी जोश में लगातार भौंकता रहा। वुफ वुफ वुफ! एरगोजी ने गुस्से में अपने अगले पंजों से जमीन खरोंची और आखिर में शिवम का सिर खोद निकाला। खुशकिस्मती से गुई ने धमाके के ज्यादातर असर को बचा लिया, जिससे शिवम सिर्फ अस्त व्यस्त लेकिन सही सलामत रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रयुकावा सुकियो गुई का मुकाबला कर पाएगा। धत्तेरे की, सच में बहुत मुश्किल कदम। इस कुत्ते बिल्ली वाली हालत को देखकर शिवम की आंखें चालाकी से चमक उठीं। फिर उसने अपनी नज़र एरगोजी पर डाली। एरगोजी, तुम तो पेट भर खा पी कर आए हो, अब कुछ काम करने का समय है ना? घना धुआं छट गया, लेकिन गुई अभी भी एक ऊंचे आदमी की तरह शिवम के सामने पहरा दे रहा था। उसके कपड़े थोड़े खराब हो गए थे और उसके मुंह के कोने पर खून का निशान था। ये पहली बार था जब शिवम ने इतने लंबे समय के बाद गुई को घायल देखा था। गुई, क्या तुम ठीक हो? शिवम ने चिंता से पूछा और एक हाई ग्रेड हीलिंग पिल फेंकी। वह अपने लोगों के साथ उदार होने में कभी नहीं हिचकिचाता था। युवा मालिक, ये बस एक छोटी सी चोट है, कुछ सीरियस नहीं। उसे मुझसे कहीं ज्यादा चोट लगी है। गुई ने गोली निगल ली और कुछ ही देर बाद दवा ने असर दिखाया, जिससे वह होश में आ गया। जैसा उसने कहा, रयुकावा सुकियो की हालत को सिर्फ बहुत बुरा ही कहा जा सकता था। उसके पीछे ओरोची के सिर्फ 3 सिर बचे थे और रयुकावा सुकियो खून से लथपथ हो गया था। उसके शरीर पर चोटें गुई के साथ लड़ाई की वजह से नहीं, बल्कि उसके अपने शरीर के गिरने की वजह से थीं। रयुकावा सुकियो बहुत बुरी हालत में था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक डरावनी मुस्कान थी। घना काला कोहरा फैल गया और उसके पीछे ओरोची की परछाई एक बार फिर 8 सिर वाली हालत में लौट आए। इस ओरोची की पावर शायद पहले ही एक डिवाइन एबिलिटी यूजर के मिड लेवल से ऊपर पहुंच चुकी थी, नहीं तो डिवाइन कोर में इतनी घनी एनर्जी नहीं हो सकती थी। होस्ट, आप अपनी पावर और नहीं बढ़ा सकते। आपका शरीर टिक नहीं सकता, यूजिन ने घबराए हुए लहजे में कहा। मैं उसे मारना चाहता हूँ। रयुकावा सुकियो जलन और गुस्से में अंधा हो गया था, लेकिन अब बचने का एकमात्र थोड़ा सा चांस शिवम को मारना था। यूजिन उसे और मनाना चाहता था, लेकिन सच में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था।
युवा मालिक, यह जवान आदमी बहुत अजीब है। बस ऐसे ही आपको मालकिन से कुछ और लोगों को भेजने के लिए कहना चाहिए या मालकिन को खुद बुला लेना चाहिए। गू यी जिस मालकिन की बात कर रहा था वह जाहिर तौर पर उसके पिता की औरत जूंग शिन्यान थी। आखिरकार फैंग हुआई ने भी उस कामुक डुअल कल्टीवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस की थी और उसकी हर औरत डिवाइन एबिलिटी यूजर से बेहतर थी। उनमें से कोई भी आसानी से रयुकावा सुकियो को कुचल सकती थी। इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरी सौतेली माँ एक औरत है, आखिरकार उसे अपनी ब्यूटी स्लीप की ज़रूरत है। इस छोटी सी बात पर उसे परेशान करना सही नहीं है। फैंग जुएयू ने हाथ हिलाया। लेकिन युवा मालिक, गू यी अब थोड़ा परेशान था। यह मामला साफ तौर पर उसके कंट्रोल की लिमिट से बाहर निकल चुका था। फैंग जुएयू के परिवार की ताकत के अलावा अब तक धरती पर कोई भी डिवाइन एबिलिटी यूजर के आसपास की ताकत के साथ सामने नहीं आया था। रयुकावा सुकियो की पावर अभी भी बढ़ रही थी, यहाँ तक कि एक डिवाइन एबिलिटी यूजर के करीब पहुंच गई थी। हालांकि उसकी हालत ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, फिर भी उसमें खतरा था। चिंता मत करो, मैंने बिना कॉन्फिडेंस के कब कुछ किया है। शिवम ने उसके शरीर से धूल झाड़ दी। गूही, आराम करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। एर्गोजी, भान भान। शिवम की आवाज़ सुनकर एर्गोजी चौंक गया और जोर से अपनी पूंछ हिलाए। एर्गोजी, इसे काटकर मार डालो, मुझे कोई इज्जत मत दो। युवा मालिक, गूही खुद को रोक नहीं सका। ये सच है कि एर्गोजी में कुछ स्किल्स थीं, लेकिन वह बस फुर्तीला और मजबूत था, जरूरी नहीं कि वह लड़ने में अच्छा हो। इसे कम मत समझो, यह कोई आम कुत्ता नहीं है। शिवम ने हाथ हिलाया। इसका परफॉर्मेंस देखो। कुत्ता। रयुकावा सुकियो ने काले कुत्ते को हैरानी से देखा। उसे शुरू में लगा कि शिवम कोई तुरुप का पत्ता दिखाने वाला है, लेकिन ऐसा लगा कि वह चाहता था कि यह कुत्ता उससे लड़े। क्या वह पागल था? हा। शिवम, क्या तुम्हारे परिवार की 5000 साल की नींव सिर्फ एक कुत्ते से ही तय होती है? या तुम्हारे सभी बड़े बुजुर्ग धरती छोड़कर चले गए हैं और तुम्हारे पास कुछ सोर्स एनर्जी यूजर बॉडीगार्ड के अलावा कुछ नहीं बचा? बेवकूफ, तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक कुत्ता है। वह जानता था कि एर्गोजी बस आलसी है। वह उसका अभी का लेवल भी नहीं देख पा रहा था और जियाओ यी भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन सुपर गॉड एकेडमी में हेवनली बाकिंग डॉग के साथ लगभग 1 साल बिताने के बाद क्या यह एक बेकार कुत्ता हो सकता है? होस्ट, वह कुत्ता थोड़ा अजीब लग रहा है। यूजिन, रयुकावा सुकियो के कान में गूंजा। अजीब? ये सिर्फ एक कुत्ता है। मैं इसे एक पैर से कुचल सकता हूँ। 8 बड़े बड़े सिर एर्गोजी की ओर झपटे, लेकिन वह छोटा सा आधा मीटर ऊंचा शरीर ओरोची के दांतों में फंसने के लिए भी काफी नहीं था। रयुकावा सुकियो, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो शायद तुम्हें यकीन न हो, लेकिन एक चांस है कि तुम मेरे कुत्ते को भी नहीं हरा पाओगे। बेवकूफ। रयुकावा सुकियो में अब फैंग जुएयू से बातें बर्बाद करने का सब्र नहीं था। उन 8 सिरों की स्पीड अचानक बढ़ गई, मानो उसे चीर फाड़ कर रख देगी। हालांकि खून खराबे वाला सीन नहीं हुआ। सिर एर्गोजी से सिर्फ आधा मीटर दूर रुक गए। उन हरी आंखों के जोड़े में सच में डर का भाव था। क्या हो रहा है? रयुकावा सुकियो ये जानकर हैरान रह गया कि उसने इस शक्ति पर से कंट्रोल खो दिया था। हालांकि ओरोची को मरे हुए पता नहीं कितने साल हो गए थे, लेकिन दिव्य कोर में सहज ज्ञान का एक टुकड़ा बचा हुआ लग रहा था। ये बात रयुकावा सुकियो को साफ साफ समझ में आ गई और वह महसूस कर सकता था पावर असल में अपने सामने खड़े इस काले कुत्ते से डर रही थी। आओ, एर्गोजी ने धीमी आवाज में गुर्राया। उसकी आंखें एक अजीब बैंगनी रंग से चमक रही थीं। रोशनी। उसके शरीर से एक पुराने खतरनाक जानवर की सांस निकल रही थी। यह आभा, नामुमकिन। ऐसी चीज इतने बंजर ग्रह पर कैसे आ सकती है? बिल्कुल नामुमकिन। यूजिंग पागलों की तरह चिल्लाया, जैसे उसने दुनिया की सबसे डरावनी चीज देख ली हो। यूजिंग, क्या हो रहा है? ये जानने के अलावा कि शिवम पर एक टॉप लेवल सभ्यता का इंटेलिजेंस सिस्टम है, ये यूजिंग का अब तक का सबसे बड़ा चढ़ाकर किया गया रिएक्शन था। नहीं, उस समय भी वह इतना घबराया नहीं था। होस्ट, यह एक आत्मा खाने वाला जानवर है। एक आत्मा खाने वाला जानवर। भागो, यूजिंग चिल्लाया। भागने की कोशिश कर रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। शिवम ने मजाक उड़ाया। जब से एर्गोजी ने पिछली बार अपनी डरावनी ताकत दिखाई थी, तब से शिवम ने सोल डिवोरिंग बीस्ट के बारे में जानकारी रिसर्च करने की खास कोशिश की। सोल डिवोरिंग बीस्ट एक बिना आकार का जीव था जिसका रूप इस बात पर निर्भर करता था कि वह कहाँ पैदा हुआ था। धरती पर एक सोल डिवोरिंग बीस्ट धरती के जीवों जैसा रूप ले लेता था, जो बिल्ली, खरगोश, कुत्ता या सुअर भी हो सकते थे। लेकिन बाहरी रूप धोखा देने वाले थे और इससे यह बात नहीं बदली कि सोल डिवोरिंग बीस्ट कॉस्मिक बीस्ट के बीच फूड चेन में सबसे ऊपर था। एक बड़ा सोल डिवोरिंग बीस्ट निश्चित रूप से कंट्रोलर लेवल के पीक तक पहुंच सकता था और 80% से ज्यादा सोल डिवोरिंग बीस्ट, अगर वे गिरे नहीं तो ट्रांसेंडर बन जाते। यह जिंदगी के लेवल में ही एक फर्क था। हालांकि एर्गोजी अभी बड़ा नहीं हुआ था और कहा जा सकता था कि वह अभी बच्चा ही है, लेकिन शिवम की गोलियों की भारी सप्लाई के साथ उसे सोर्स एनर्जी यूजर के लेवल तक पहुंच जाना चाहिए था।
लेकिन इस तरह के जीव में नेचुरल ग्रोथ के बावजूद आसानी से अलग अलग लेवल पर लड़ने की काबिलियत थी। एर्गोजी जैसे वॉर एकेडमी में कुछ समय तक पढ़ाई करने वाले की तो बात ही छोड़ दें। आओ, एर्गोजी फिर दहाड़ा। ओरोची की परछाई बनी काली धुंध रयुकावा सुकियो के शरीर में तेजी से घुस गई, जैसे किसी चीज से भाग रही हो। आत्मा और खून का ये दबाव, भले ही ओरोची के डिवाइन कोर में सिर्फ इंस्टिंक्ट बचा था, फिर भी उसे रोका नहीं जा सकता था। मुश्किल हालात देखकर रयुकावा सुकियो के मन में तुरंत भागने का ख्याल आया। उसने अब यूनिवर्स के खजानों या टॉप लेवल सिविलाइजेशन के इंटेलिजेंट सिस्टम के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एर्गोजी का नेचर पहले ही एक्टिवेट हो चुका था। अब भागने की कोशिश में बहुत देर हो चुकी थी। एर्गोजी के पीछे से 500 फीट से ज्यादा ऊंची एक बहुत बड़ी बैंगनी परछाई निकली। हालांकि उसका रूप अभी भी कुत्ते जैसा था, लेकिन अब वह सींगों और 2 बड़े पंखों से सजा हुआ था और उसकी इतनी शानदार मौजूदगी थी कि सूरज और आसमान दिखाई नहीं दे रहा था। होस्ट, यह आत्मा खाने वाले जानवर का असली रूप है। अब मैं समझ गया। फैंग जुएयू ने हैरानी से देखा कि उस दिव्य राक्षस जैसे शरीर ने अपना बड़ा मुंह खोला और रयुकावा सुकियो के साथ ओरोची के अवतार को निगल लिया। ये जवान मास्टर आखिर क्या कर रहा है? गुई शिवम के पीछे खड़ा था, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही थी। क्या वो सच में कई महीनों तक ऐसे खूंखार जानवर के साथ रहा था? गुई, डरो मत। एर्गोजी और मैंने एक दिल दहला देने वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो अचानक से पागल नहीं हो जाएगा। शिवम को गुई के दिल की बेचैनी महसूस हो रही थी। एर्गोजी, क्या तुम्हारा पेट भर गया है? अगर तुम्हारा पेट भर गया है तो यहाँ वापस आ जाओ। शिवम जोर से चिल्लाया। एर्गोजी ने शिवम की आवाज़ सुनी और उसके पीछे की बड़ी बैंगनी परछाई पूरी तरह से गायब हो गई। डिवाइन कोर की बची हुई एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। ये काफ़ी समय तक पचने के लिए काफ़ी होगी और जल्द ही एर्गोजी डिवाइन एबिलिटी यूज़र भी बन सकता है। वूफ वूफ। एर्गोजी ने शिवम के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाया जैसे तारीफ मांग रहा हो। वह कुछ ही पल पहले जैसा ताकतवर जीव बिल्कुल नहीं लग रहा था। सामान कहाँ है? मुझे मत बताना कि तुमने सब निगल लिया। फैंग जुए ने बड़ी बड़ी आंखों से पूछा, ये देखते हुए कि आत्मा खाने वाले जानवर का पेट एक डायमेंशनल स्पेस से जुड़ा है। वह कुछ भी निगल सकता है, चाहे कितना भी हो, और उसे अपनी एनर्जी में बदल सकता है। वूफ। एर्गोजी ने इंसानी हाव भाव में अपना सिर हिलाया, फिर अपने मुंह से एक पेंडेंट जैसी चीज थूकी। तीसरे लेवल की सभ्यता का इंटेलिजेंट सिस्टम जियाओई जितना एडवांस्ड नहीं था। एक इंसानी होस्ट की ज़रूरत के अलावा उसे डेटा और आइटम स्टोर करने के लिए कुछ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत थी। होस्ट, डार्क स्टार नाम का ये इंटेलिजेंट सिस्टम अभी पेंडेंट की इस स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। क्या ये काम का है? आप पता लगाए। हालांकि उनका टेक्नोलॉजिकल लेवल मेरे से बहुत कम है। अलग अलग सिविलाइजेशन में हमेशा कुछ खास बातें होती हैं। इसका इस्तेमाल मेरे डेटाबेस को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। शिवम के माथे से रोशनी की एक लाल किरण पेंडेंट पर पड़ी और फिर ऐसा लगा जैसे कुछ फट रहा हो, क्योंकि पेंडेंट से एक और गहरे बैंगनी रंग का लाइट का गोला बाहर निकाला गया। ये कुछ सेकंड तक ही रुका, फिर जियाओई ने इसे पूरी तरह से सोख लिया। इतना डेटा जियाओई के लिए बच्चों का खेल था। तसिक, थर्ड लेवल सिविलाइजेशन बस यही है, उनके ज्ञान में बहुत कमी है। जियाओई ने नफरत से मजाक उड़ाया। तसिक, हम अभी भी फर्स्ट लेवल सिविलाइजेशन हैं, फिर भी क्या तुम हमारे फैंग फैमिली के लिए घोड़े की तरह काम नहीं करते? शिवम बुदबुदाया। पाह, मेरा होस्ट बन पाना तुम्हारे फैंग फैमिली के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। जियाओई ने जवाब दिया और तुरंत रयुकावा सुकियो से मिली लूट की लिस्ट बनानी शुरू कर दी। ओह होस्ट, इस आदमी के पास असल में कई टन वजन का एक ग्रेड मेटल का टुकड़ा है। ये चीज़ काफ़ी कीमती है। कुछ तैयार गोलियां भी हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। थर्ड लेवल सिविलाइजेशन मार्शल आर्ट्स से लिए गए निन्जाजुत्सु के बारे में भी जानकारी है, लेकिन ये घटिया है। सुपर गॉड एकेडमी के सबसे खराब मार्शल आर्ट्स के बराबर भी नहीं। जियाओई के मुंह से थर्ड लेवल सिविलाइजेशन का डेटा लगभग बेकार निकला। रयुकावा सुकियो के 3 साल के कलेक्शन में सिर्फ मेटल का एक टुकड़ा था जिसकी कुछ कीमत थी, लेकिन ये थोड़ा ही कीमती था। कॉस्मिक बैंक में अपने घर की दौलत देखने के बाद फैंग जुएयू को अब किसी भी कीमती चीज़ की कोई समझ नहीं थी। पैसे से खरीदी जा सकने वाली कोई भी चीज़ कचरा थी। ठीक है गुई, तुम एर्गोजी वापस ले लो। रयुकावा सुकियो मर चुका था और धरती पर अब कोई अचानक बदलाव नहीं होगा। फैंग जुएयू ने एर्गोजी को गुई को सौंप दिया। एर्गोजी ने अपना सिर गुई की तरफ झुकाया और उस नज़र से गुई का हाथ थोड़ा कांप गया। उसे डर था कि यह कुत्ता उसे भी पूरा निगल न ले, लेकिन आखिर में उसने हिम्मत करके उसे ले लिया। यंग मास्टर, तो मैं पहले देश वापस जाऊंगा। तुम जल्द से जल्द डिवाइन एबिलिटी यूज़र बन जाओ। मैं भी शायद कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। शिवम ने अपना मकसद पूरा कर लिया था। अब ईस्ट कोक में रुकने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि चूंकि वह जा रहा था तो उसे कुछ जाने पहचाने चेहरों को अलविदा कहना चाहिए था, है ना? हाँ यंग मास्टर, मैं मिस शिन्यू तक मैसेज पहुंचाने में मदद करूंगा। गुई ने एर्गोजी को उठाया और आसमान में उड़ गया, रात में गायब हो गया।
कल शायद इस जगह के बारे में फिर से खबर आएगी। शिवम ने जख्मी बीच पर नजर डाली। कौन जानता था कि कल ईस्ट कोक के अधिकारी क्या अजीब बहाने बनाएंगे। तो मैं चलता हूँ। शिवम जल्दी से माइडा फैमिली की एस्टेट में वापस गया। सुबह सुबह काजामासुके को खबर मिली कि कल रात ईस्ट कोक के दक्षिणी तट पर कोई सुपरनेचुरल घटना हुई थी। आसपास रहने वालों के मुताबिक तेज आवाजें और चमक थी, जैसे कोई उल्कापिंड गिरा हो। हालांकि जब उन्होंने अगली सुबह किसी को उस जगह का सर्वे करने के लिए भेजा तो उन्हें सिर्फ एक बड़ा गड्ढा मिला और कोई उल्कापिंड नहीं मिला। साथ में मौजूद सुपरपावर यूजर ने काजामासुके को बताया कि पिछली रात वहां जरूर कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई होगी। क्या ये रयुकावा सुकियो हो सकता है? काजामासुके ने बहुत देर तक सोचा। यही एकमात्र संभावना लग रही थी। रयुकावा सुकियो ने पूरे भरोसे के साथ दावा किया था कि वह कर सकता है। शिवम का ख्याल रखना, क्या यह उनकी लड़ाई का नतीजा हो सकता है? काजामासुके ने पहले भी सुपरपावर यूजर्स को लड़ते देखा था, लेकिन उनमें से सबसे ताकतवर भी इतने डरावने निशान नहीं छोड़ सकता था। इससे उसे रयुकावा सुकियो पर और भरोसा हो गया। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि कल रयुकावा सुकियो के मैसेज करने के बाद वह गायब क्यों हो गया। असल में क्या हुआ था और कौन जीता था? ठीक है, चलो माइडा फैमिली से पूछते हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि शिवम अभी भी जिंदा है तो हमें पता चल जाएगा। काजामासुके ने पर्सनली कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया ही था कि उसका प्राइवेट फ़ोन बजा। ये रयुकावा सुकियो का कॉल है। काजामासुके का चेहरा खुशी से चमक उठा। चूंकि यह रयुकावा सुकियो का कॉल था तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह कल रात की लड़ाई में बच गया? वाह! काजामासुके ने राहत की एक बड़ी सांस ली। सब कुछ वापस आ रहा था। सारे नेशनल खजाने, नेशनल कार्स, प्रॉपर्टी के कागज जो उसने शिवम के पास गिरवी रखे थे, वो सारी बातें जो कई दिनों से उसके दिमाग में थीं, आखिरकार गायब होने वाली थीं। मिस्टर रयुकावा, बधाई हो। काजामासुके ने फ़ोन उठाया और प्यार से बधाई दी। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने गलत इंसान को पकड़ लिया है। मैं रयुकावा सुकियो नहीं हूँ, मैं शिवम हूँ। फुस! काजामासुके का शरीर पत्थर हो गया। उसके दिल में निराशा की एक लहर दौड़ गई। मिस्टर शिवम, तुम मुझे रयुकावा के फ़ोन पर क्यों कॉल कर रहे हो? ओह, कल रात मिस्टर रयुकावा कुछ बिजनेस पर बात करने आए थे और हमने ज़िंदगी और आइडियल्स के बारे में बात की थी। लेकिन वो थोड़े लापरवाह थे और अपना फ़ोन मेरे पास छोड़ गए। बिल्कुल बकवास। काजामासुके को भी पता था कि रयुकावा सुकियो कल रात उन्हें मारने आया था। उनकी कब्र अब तक 1 मीटर से ज़्यादा ऊंची हो गई होगी, है ना? काजामासुके को पता था शिवम उसे यह बताने के लिए कॉल कर रहा था कि रयुकावा सुकियो का काम तमाम हो गया है और वह साजिश करना बंद कर दे। वैसे मिस्टर प्रेसिडेंट, कल मैंने मिस्टर रयुकावा के साथ कई डील की। उसने मुझे ईस्ट कोक की एनर्जी और हाई टेक इंडस्ट्रीज़ बेचीं। लेकिन मैं बहुत बिजी हूं और मेरे पास उन इंडस्ट्रीज़ को मैनेज करने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं उन्हें माइडा फैमिली को सौंप दूंगा। मैं आपकी केयर की तारीफ करूंगा। बेशक बेशक, मैं ज़रूर ध्यान रखूंगा, ज़रूर ध्यान रखूंगा। काजामासुके का दिल रो पड़ा। उनके पास मुश्किल से ही कोई एंटरप्राइज बचा था और अब सभी ज़रूरी एंटरप्राइज वापस शिवम के हाथों में थे। लेकिन वे क्या कर सकते थे? और हाँ, मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या आपने उन 3 लोगों को हासिल कर लिया जिन्हें मैं चाहता था? काजामासुके को रयुकावा सुकियो पर पूरा भरोसा था। किसने सोचा होगा कि सबसे आखिर में मुस्कुराने वाला शिवम होगा? मिस्टर शिवम, मैं तुरंत उनकी मैनेजमेंट कंपनियों से कांटेक्ट करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उन्हें कल तक आपके लिए भेज सकता हूं। थैंक यू, मिस्टर प्रेसिडेंट। मैं कल अपने देश लौटने का प्लान बना रहा हूं, बस आज अलविदा कहना चाहता था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ बस चले जाए। काजामासुके अब बस यही चाहता था कि यह शैतान तुरंत ईस्ट कोक से गायब हो जाए। वह हुआक्सिया के इस नौजवान को अपनी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं देखना चाहता था। काजामासुके शिवम से बहुत डरे हुए थे। वह पूर्वी हमलावरों के देश में कुछ ही दिनों के लिए थे, फिर भी पूरे देश का आर्थिक विकास दशकों पीछे चला गया था। उन्होंने न केवल कॉर्पोरेट ओनरशिप का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था, बल्कि वे भारी कर्ज में भी डूबे हुए थे। शुरू में उन्होंने रयुकावा सुकियो पर अपनी उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन अब रयुकावा सुकियो का कोई अता पता नहीं था और ऐसा लग रहा था कि कोई उनकी कब्र की देखभाल भी नहीं कर रहा था। काजामासुके अपनी आखिरी लाइफलाइन खो चुके थे और शिवम की मांगों को केवल ईमानदारी से पूरा कर सकते थे। उसी सुबह उन्होंने मिजुहारा रिमी और 2 अन्य मैनेजमेंट कंपनियों से उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का प्रोसेस पूरा करवाया। चूंकि प्रेसिडेंट ने खुद बात की थी, इसलिए उन कंपनियों ने कोई आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की, और जहां तक पेनल्टी फीस की बात है तो उन्होंने काजामासुके से उनके बारे में पूछने की भी हिम्मत नहीं की, कहीं ऐसा न हो कि अगले दिन उनकी कंपनियों पर अलग अलग जांच हो। इस बार शिवम पूरा सामान लेकर लौटा। उसने न सिर्फ उल्कापिंड को वापस पाया और कॉस्मिक बैंक अकाउंट की बाइंडिंग पूरी की, बल्कि उसने अचानक सैकड़ों कंपनियों के सभी शेयर और पूर्वी हमलावरों के देश से बहुत सारा राष्ट्रीय खजाना भी हासिल कर लिया। उन पिछले अपमानजनक समय में हुआशिया का खजाना दुनिया भर के देशों में बह गया था। अब उन्हें आखिरकार दूसरों से खजाना छीनने का मौका मिला था।
सबसे ज़रूरी बात यह थी कि उसने ये चीज़ें खुले और सही तरीके से हासिल की थीं। वह क्या कर सकता था? पूर्वी हमलावरों के देश पर उसका अरबों यूएस डॉलर का कर्ज था। अगर वे चुका नहीं सकते थे तो कर्ज चुकाने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करना ही सही था, भले ही पूरी दुनिया को पता चल जाए तो क्या। शिवम सही था। वापस चाहिए? कोई बात नहीं, पहले पैसे चुका दो। अगले दिन दोपहर तक फैंग जुए के प्राइवेट प्लेन का मेंटेनेंस और चेक हो चुका था और क्रू मेंबर शिवम के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शिवम के साथ उड़ना सबसे खुशी की नौकरी थी। कम काम, ज़्यादा पैसा। इस अकेले फ्लाइट से उन्हें इतनी इनकम हुई जितनी वे कई सालों में कमाएंगे, और यह सिर्फ एक राउंड ट्रिप था। अगर वे साल में कुछ और बार उड़ सकें तो क्या यह अच्छा नहीं होगा? लेकिन अगर कज़ामासुके और दूसरों को इस बारे में पता चलता तो वे पक्का मुंह ढककर रोते। ये मुसीबत का चुंबक, चाहे वह कहीं भी जाए, हमेशा अफरा तफरी मचा देता था। वह जिस देश में जाता था वहाँ किस्मत खराब ही होती थी। साल में एक बार उड़ना पहले से ही काफ़ी मुश्किल था, फिर भी साल में कई बार उड़ने के बारे में सोचना, क्या वह उनके देश को नीचा दिखाने की सोच रहा था? वह आ गया, मिस्टर शिवम आ गया। फ्लाइट अटेंडेंट जो बातें कर रहे थे, जब उन्होंने शानदार गाड़ियों का काफिला देखा तो तुरंत चुप हो गए। शिवम ने पहले ही पूर्वी हमलावरों के देश की सारी इंडस्ट्री माइडा परिवार को सौंप दी थी। इन इंडस्ट्री का साइज, उनका टेक्नोलॉजिकल कंटेंट और उनकी अहमियत रयो कावासुकियों के आने से पहले के ज़माने से भी आगे निकल गई थी, और लगभग सारा सामान मुफ्त में उठा लिया गया था। जल्दी देखो, मिस्टर फैंग के साथ अब 3 औरतें क्यों हैं? जैसे ही शिवम पास आया, फ्लाइट अटेंडेंट ने धीरे से गपशप की। मैं उसे जानता हूँ, यह मिज़ुहारा रिमी है। वह मेरी देवी है, मेरा स्वर्ग है। मेरा वीचैट अवतार और फ्रेंड सकल वॉलपेपर सब उसी का है। और हाबुतो असुका और हाशिमोतो कनाको, क्या वे हमारे साथ हुआक्सिया जा रहे हैं? शायद। देखो, कोई उनके पीछे उनका सामान उठाने में भी मदद कर रहा है। क्या हो रहा है? क्या मिस्टर फैंग ने सच में उन तीनों को हरा दिया? एक फ्लाइट अटेंडेंट जो गपशप पसंद करने के लिए जानी जाती है, चुपके से हंसी। ये नामुमकिन नहीं है, मिस्टर शिवम इतने अमीर हैं। दुनिया में कौन सी औरत उन्हें नहीं मिल सकती? भले ही हुआशिया को मोनोगैमी चाहिए, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। शायद मिस गुओ को भी कोई दिक्कत ना हो। ओह, अमीरों की खुशी समझ से बाहर है। अगर मैं इतना अमीर होता तो मैं जियाओ ज़ान, यांग कियानिक्सी और वांग येबो को अपने सभी मेल साथी के तौर पर रखता। क्या इत्तेफाक है, बहन, मैं भी यही सोचता हूँ। हा 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 हा। शिवम ने उन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए जाहिर है उसने नहीं सुना कि वे क्या बात कर रहे थे, नहीं तो वह ज़रूर विरोध में चिल्लाता। लेडीज़, मैंने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही देख लिए हैं। ओरिजिनल कंपनियों के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए गए हैं। अब आप मेरी कंपनी के नाम से हुआशिया में डेवलप कर सकती हैं। अगर आपको हुआशिया पसंद है तो मैं नागरिकता की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन परमानेंट रेजिडेंस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू, मिस्टर शिवम। तीनों लड़कियां तुरंत बहुत खुश हो गईं। उन्होंने हमेशा सुना था कि हुआक्सिया एक ऐसा देश है जिसे हर कोई चाहता है। हालांकि सोशल वेलफेयर सिस्टम पूर्वी हमलावरों के देश जैसे देशों जितना परफेक्ट नहीं था, फिर भी खुशी का लेवल दुनिया में सबसे ज़्यादा था। अगर वे वहां लंबे समय तक डेवलपमेंट कर सकें तो यह एक सपना सच होने जैसा होगा। चलो पहले प्लेन में चढ़ते हैं, शिवम ने उन्हें केबिन में ले जाते हुए कहा। रिमी, क्या मैं सपना देख रही हूँ? हम सच में एक दिन इतने लग्जरी प्लेन में बैठे थे। मुझसे मत पूछो, मैं भी कभी ऐसे प्लेन में नहीं बैठी। मिज़ुहारा रिमी भी उस शानदार इंटीरियर को देखकर उतनी ही हैरान थी। ये प्लेन से ज़्यादा एक प्राइवेट लग्जरी विला जैसा था। हाशिमोतो कनाको का दिल मिली जुली भावनाओं से भर गया था, हैरान, अफसोस और जलन। जहाँ चाहो बैठो। फैंग जुएयू सोफे पर बैठ गया और फ्लाइट अटेंडेंट जल्दी से बहुत सारा खाना और ड्रिंक्स ले आए। ईस्टर्न इन्वेडर्स के देश से हुआक्सिया तक बस कुछ ही घंटे लगते हैं। आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। मिस्टर फैंग, हमारे परिवारों का क्या? ओह, ठीक है, मैंने माइडा फैमिली को ये संभालने के लिए अरेंज किया है। अगर वे हुआक्सिया आना चाहते हैं तो मैं उन्हें लेने के लिए एक प्राइवेट जेट भेजूंगा। अगर वे ईस्टर्न इन्वेडर्स के देश में रहना पसंद करते हैं तो मैं पक्का करूंगा कि उनका अच्छे से ध्यान रखा जाए और एक प्लेन आपके खास इस्तेमाल के लिए रिजर्व किया जाएगा। आप चाहें तो हर वीकेंड वापस जा सकते हैं। जब वे ईस्टर्न इन्वेडर्स के देश में थे तब भी हर हफ्ते घर जाना नामुमकिन था। अपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी और ग्लैमरस दिखने के बावजूद वे सिर्फ कैपिटलिस्ट के लिए काम कर रहे थे। उनकी मैनेजमेंट कंपनियां उनका बहुत ज़्यादा शोषण कर रही थीं और उनके पास पर्सनल टाइम भी बहुत कम था। ओह, एक और बात, मैंने तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिए हैं। ये 5 साल के एग्रीमेंट हैं। अगर 5 साल बाद तुम हुआशिया में रहना चाहो तो हम एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं। शिवम ने डॉक्यूमेंट्स का एक ढेर दिया। चौंकाने वाले आंकड़े देखकर तीनों देवियां हैरान रह गईं। 5 साल, हर व्यक्ति के लिए $300 मिलियन। इतनी ज़्यादा साइनिंग फीस तो NBA के टॉप प्लेयर्स की भी नहीं थी।
मिस्टर शिवम, हम साफ साफ कहेंगे, उनमें से एक ने अपने मन में चल रहे सवाल से पूछा। हाँ कहो, शिवम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या मिस्टर शिवम हमें हुआशिया इसलिए वापस लाए क्योंकि उन्हें हम में ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू दिखती है? मिज़ुहारा रिमी ने पूछा। उसे यकीन नहीं था कि वे दोनों 5 साल में शिवम के लिए 500 मिलियन कमा सकती हैं। क्या मुझे ऐसा लगता है कि पैसे कमाने के लिए मुझे औरतों की ज़रूरत है? शिवम ने कंधे उचकाए। पूर्वी हमलावरों के देश की 2/3 कंपनियां मेरे लिए काम कर रही हैं। सच कहूं तो एक पल में मेरी कमाई उतनी हो सकती है जितनी तुम तीनों एक साल में कमा सकते हो। तो क्या मिस्टर शिवम हमें अपनी औरतें बनाने के लिए ला रहे हैं? मिज़ुहारा रिमी का चेहरा लाल हो गया जब उसने पूछा। ओह शिवम, वह हैंडसम लड़का कुछ बोल नहीं पा रहा था। ये लड़कियां उससे 1-2 साल से ज़्यादा छोटी नहीं थीं। उनके दिमाग में ऐसे ख्याल क्यों आ रहे थे? हालांकि हुआक्सिया की 3 राष्ट्रीय देवियों की बात, अगर वह सच में उनके साथ कुछ कर सकता, या तीनों को एक साथ भी, तो वह होगा हे। जब उसने ये सोचा तो शिवम के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मिस्टर शिवम, तीनों लड़कियों ने शिवम की अजीब सी मुस्कान देखी और उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या सच में उसका यही इरादा था? लेकिन क्या ये भी कोई बुरी बात नहीं थी? जवान, हैंडसम, अमीर और टैलेंटेड, दुनिया में शायद उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। एक सेकंड रुको, मेरे बारे में ऐसा मत सोचो। मैं एक जेंटलमैन हूँ। शिवम ने अपना बर्ताव ठीक किया। मैंने असल में तुम्हें हुआक्सिया के लिए साइन किया था, ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ का प्लान नहीं था। अगर कुछ करने को नहीं है तो बस मेरी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने, शो देखने, खाने और बातें करने चले जाओ। बस इतना ही। उन्हें यकीन नहीं हुआ शिवम ने उन्हें लाने के लिए इतना खर्च किया और वे सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गईं। तुरंत तीनों देवियां जलन से भर गईं, ये सोचकर कि उसकी गर्लफ्रेंड ने पिछले जन्म में ज़रूर दुनिया को बचाया होगा। जब शिवम जियांगनान सिटी लौटा तो जूंग यंग उसे लेने के लिए पहले से ही एयरपोर्ट पर थी। उसे मिज़ुहारा रिमी और दूसरों के बारे में पहले से पता था, इसलिए वह उन्हें देखकर हैरान नहीं हुई। सिस्टर जियाओइंग, क्या आपने उनके रहने के लिए कोई जगह अरेंज की है? सब कुछ अरेंज हो गया है यंग मास्टर। मिस गुओ ने सुझाव दिया कि वे सीधे जियांगनान विला में रुकें। मैंने उनके लिए पहले ही एक विला साफ करवा दिया है ताकि वे बस आ सकें। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जियांगनान विला में आ रहे थे। पहले फीकेर और एंजल थे, अब डोंको देश की 3 देवी लेवल की हस्तियां थीं। इस रफ्तार से शिवम का विला एरिया एक ब्यूटी कैंप बनने वाला था। अगर उन नेटिजन्स को पता चल गया तो वे शायद तरह तरह के मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। घर वापस आकर घोर शिन्यू ने शिवम को जोर से गले लगाया। इस सीन से मिज़ुहारा रिमी और बाकी लोगों को जलन हुई। कितना अच्छा होता अगर उनके पास भी ऐसा आदमी होता। यहाँ इतने सारे लोग होने की वजह से वे दोनों कुछ ज़्यादा प्यार भरी बातें नहीं करना चाहती थीं। घोर शिन्यू ने होस्टेस का रोल अच्छे से निभाया और तीनों लड़कियों को उनकी नई जगह पर सेटल करने के लिए ले गई। ओह ठीक है शियाओयंग, कुछ सामान संभालने में मेरी मदद करो। शिवम को अचानक डोंको देश से लाए गए नेशनल ट्रेजर याद आ गए। ओह यंग मास्टर, क्या आप कुछ लाए हैं? हाँ ये हैं। शिवम को एक खाली कमरा मिला और उसने वे सभी सामान निकाले जो वह वापस लाया था। जूंग यंग को ये देखकर कोई हैरानी नहीं हुई कि शिवम ने हवा से जादुई तरीके से सामान बना लिया। उसे पहले से ही इसकी आदत हो गई थी। असल में गूई को पहली बार अपना स्किल दिखाते देखने के बाद उसका दुनिया को देखने का नज़रिया बदल गया था। शिवम जो कुछ भी करती थी वह उसकी नज़र में मुमकिन था। इस तलवार को किचन में ले जाओ। शिवम ने 10,000 फिस्ट स्वॉर्ड एक तरफ रख दी। मैंने सुना है कि यह काफ़ी तेज है और पसलियां काटने के लिए एकदम सही रहेगी। जूंग यंग हैरान रह गई। वह सभी चीज़ें नहीं पहचान पाए, लेकिन उसे कुछ मशहूर चीज़ें पता थीं। ये डोंको देश के राष्ट्रीय खजाने थे। क्या उसने उनका खजाना लूट लिया था? मोटे तौर पर करीब 1000 पीस थे। यंग मास्टर, मेरा सुझाव है कि ऐसा न करें, जूंग यंग ने सलाह दी। उसे सिरदर्द होने लगा था। पिछली बार जब आपने ऑक्शन से एक कृपाण खरीदी थी जिसे नेपोलियन कभी पहनता था, तो वह सच में तेज थी और पसलियां काटने में बहुत अच्छा काम करती थी। लेकिन वह इतनी तेज थी कि उसने कई कटिंग बोर्ड काट दिए और अब किचन का बूढ़ा झांग इसका इस्तेमाल आंटी वान के बोनसाई को ट्रिम करने के लिए करता है। इसके अलावा यंग मास्टर, अरबों डॉलर के उन खजानों को दूसरे लोग नेशनल ट्रेजर मानते हैं और आप उन्हें ऐसे कैजुअली इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपकी अंतरात्मा को चोट नहीं पहुंचती? जूंग यंग ने मजाक में कहा। ठीक है, वहाइना शिन्यू के इस्तेमाल के लिए छोड़ दो और बाकी नेशनल म्यूजियम को डोनेट कर दो। अगर यह मुमकिन नहीं है तो शायद मैं खुद एक म्यूजियम बना लूँ और चैरिटी के लिए एंट्री फीस माफ़ कर दूँ। समझ गया यंग मास्टर, यह मुझ पर छोड़ दो। ओह ठीक है यंग मास्टर, कल दोपहर कमांडर की सेक्रेटरी आपको ढूंढने आई थी। उसने कहा कि वापस आने के बाद उससे कांटेक्ट करना। लगता है आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है।
ओह, आमतौर पर अगर कमांडर को उससे कुछ चाहिए होता तो एक फ़ोन कॉल या वीडियो चैट काफ़ी होता। ये बात कि कोई उसे खुद ढूंढने आया था, ये बताती थी कि कोई एजेंट मामला है। समझ गया, मैं सीधे यांजिंग जा रहा हूँ। शिन्यू को बता देना कि उसे आज रात डिनर के लिए मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। शिवम अंडरग्राउंड गैराज की ओर गया, सन गॉड में बैठा और यांजिंग की ओर चला गया। कमांडर के सेक्रेटरी से पहले ही कांटेक्ट करके शिवम सीधे कमांडर के घर गया। ये पहली बार था जब वह कमांडर के घर गया था और शायद हुआशिया में बहुत कम लोग वहां गए थे। कमांडर की पत्नी अभी भी ओवरटाइम कर रही थी और उसकी बेटी स्कूल में थी, इसलिए वह शाम को अकेला था। जियाओ फैंग, तुम यहाँ हो। शिवम को देखकर कमांडर का परेशान चेहरा हल्का हो गया। अंदर आओ, आराम से रहो। कमांडर का प्यार इसलिए नहीं था कि उसे शिवम की काबिलियत की ज़रूरत थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह सच में उसे एक जूनियर समझता था जिससे वह खुलकर बात कर सकता था। कमांडर, क्या इस बार कुछ सीरियस हुआ है? शिवम ने सीधे पूछा। उसने कमांडर के चेहरे पर इतनी गंभीरता पहली बार देखी थी। हाँ, सच में, कमांडर ने आह भरी। हाल ही में कई देश अफ्रीका में रेगिस्तान के पास एक तटीय इलाके में बड़े पैमाने पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने की योजना बना रहे हैं। पहला हिस्सा सुनकर शिवम को लगभग लगा कि यह एक्सरसाइज विवादित हुआक्सिया इलाके में होगी। यह कोई नई बात नहीं थी। हुआक्सिया के तेजी से विकास को देखते हुए कई देशों ने इसे रोकने का लक्ष्य रखा, जिससे लगातार झगड़े होते रहे। लेकिन चूंकि यह कोई इलाके का मुद्दा नहीं था, तो कमांडर इतना परेशान क्यों था? हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अनुसार इस मिलिट्री एक्सरसाइज का मकसद हमारे हुआक्सिया की मिलिट्री ताकत और हौसले को कमज़ोर करना है। फेडरेशन दुनिया का सबसे भरोसेमंद और डराने वाला संगठन था। किसी एक देश के व्यक्ति को खुद को शर्मिंदा करने देना मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने मिलिट्री ताकत दिखाने के बहाने यह एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की, लेकिन असल में उनका मकसद हुआशिया को डराना था। उन्हें फैंग जू मुस्कुराया। उसने कमांडर को जो एयरक्राफ्ट, टैंक और वॉरशिप दिए थे वे दूसरे देशों से कई पीढ़ियों आगे थे और उनकी परफॉर्मेंस में कोई खास सुधार नहीं था। उनके खिलाफ मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करना खुद को नुकसान पहुंचाने वाला था। जियाओ फैंग, यह इतना आसान नहीं है, कमांडर ने समझाया। अगर उनकी मिलिट्री नॉर्मल तरीके से डेवलप होती तो वे हमारी बराबरी नहीं कर पाते। लेकिन दशकों पहले उन्होंने पुरानी सभ्यता की गाड़ियों और हथियारों के बचे हुए हिस्से हासिल कर लिए थे। उस समय हमारे सुपर पावर यूजर्स और नेशनल पावर कमज़ोर थे, मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए ये डेवलप देशों के हाथों में चले गए। इस वजह से उनकी मिलिट्री लगातार हमसे आगे बढ़ी है और गैप बढ़ता गया है। जैसे हम अभी भी दशकों पहले यूनाइटेड स्टेट्स के B-2 बॉम्बर के पीछे की टेक्नोलॉजी को पार नहीं कर पाए हैं। यह उनकी टेक्नोलॉजी का एक खराब हिस्सा है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और कुछ वीडियो ऑनलाइन सर्कुलेट हुए हैं। आप देख सकते हैं। कमांडर ने एक कंप्यूटर खोला और कुछ धुंधले वीडियो चलाए जिनमें एक फाइटर जैसी चीज़ दिख रही थी जो यूएफओ जैसी दिख रही थी। इसकी स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी बहुत बढ़िया थी। शियाओई, यह क्या है? क्या ये यूएफओ है? होस्ट, ये फेडरेशन का नया फाइटर है जो उनके सीक्रेट बेस 3 डेवलपमेंट से है। वे कुछ एंटी ग्रेविटी सिस्टम टेक्नोलॉजी को डिक्रिप्ट करने में कामयाब रहे हैं। इसकी मैन्यूवरेबिलिटी कमांडर के लिए आपके पिछले डिज़ाइन से 30% से ज़्यादा बेहतर है और इसके हथियार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। क्या यह असली है? शिवम के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये रूसी लोग इतनी काबिलियत वाले होंगे कि ऐसी टेक्नोलॉजी का कुछ हिस्सा डेवलप कर सकें जिसे नॉर्मल साइंस को बनाने में आमतौर पर 100 साल और लग जाते हैं। कमांडर, क्या आपको चिंता है कि मिलिट्री एक्सरसाइज से हमारी सेना के हौसले पर असर पड़ेगा? शिवम को कमांडर की चिंता समझ आ गई। बिल्कुल, कमांडर ने चिंता में कहा। मिलिट्री एक्सरसाइज अगले महीने के लिए तय थी, जिसकी तैयारी के लिए सिर्फ 20 दिन थे। अगर शिवम के पास नया सामान होता भी तो भी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के लिए काफ़ी समय नहीं था। ये बस एक छोटी सी बात है कमांडर। चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं पक्का करूंगा कि वे तब हैरान रह जाएं। जियाओ फैंग, मुझे पता है कि तुम्हारी साइंटिफिक रिसर्च स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी हमें सबसे ज़्यादा समय की ज़रूरत है। क्या हमारे मौजूदा हथियारों को मॉडिफाई करके उनकी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने का कोई तरीका है? यह मुमकिन है। फैंग जुएयू के नाम पर कई फैक्ट्रियां थीं और जियाओई की मदद से 1 महीने के अंदर इक्विपमेंट के उस बैच को मॉडिफाई करना नामुमकिन नहीं था। लेकिन फैंग जुएयू के कैरेक्टर को देखते हुए, क्योंकि उन लोगों ने उसे इस तरह सीधे चैलेंज करने की हिम्मत की, तो उसे ज़ोरदार जवाब देना ही था और यह ऐसा होना था जो कभी न भूलने वाला हो। सर, अगर आप मुझे इस मिलिट्री एक्सरसाइज का काम सौंपते हैं तो मैं पक्का कह सकता हूं कि वे पूरी तरह हार जाएंगे, ताकि वे हमारे देश में फिर कभी अपने नए हथियार दिखाने की हिम्मत न करें। क्या आपको पक्का यकीन है? ज़रूर सर, हम एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। मैंने आपको कब निराश किया है? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है,
तो इस बार मुझे तुम्हें परेशान करना ही होगा, कमांडर ने आह भरी। कभी कभी उसे लगता था कि वह बहुत बेकार है, हर चीज़ के लिए एक ऐसे नौजवान पर निर्भर है जो अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है। सर, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शिवम ने कमांडर की चिंता देखी। कुछ चीज़ें हैं जिनमें तुम अच्छे हो, जैसे देश चलाना। ये चीज़ें ही देश के लिए सच में ज़रूरी हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कर रहा हूँ वह बस एक मुफ्तखोर की कुछ मौकापरस्त चालें और बुरी आदतें हैं। हा, तुम लोगों को दिलासा देने में काफ़ी अच्छे हो, है ना? कमांडर शिवम के मुफ्तखोर वाले कमेंट से खुश हुआ। इस बार मैं तुम्हें वाइस एडमिरल की ऑनरेरी रैंक दूंगा। अर्जेंसी को देखते हुए हम यह मिलिट्री एक्सरसाइज खत्म होने के बाद अवार्ड सेरेमनी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। शिवम ने जोर से सैल्यूट किया। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम मिलिट्री कमेटी से रिसोर्स ले सकते हो। अगर कोई चीज़ है जो तुम नहीं संभाल सकते तो मेरे पास आओ। सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम बस उस समय टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट देखो। मैं गारंटी देता हूं कि तुम ऐसी चीज़ें देखोगे जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होंगी। शिवम ने स्पेस टाइम स्टोर की वजह से यह काम करने की हिम्मत की। उसने इसे कुछ समय पहले हासिल किया था, लेकिन बिना किसी यूनिवर्स करेंसी के इसे लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं था। फिर भी ये हुआशिया की अच्छी किस्मत लग रही थी, क्योंकि परसों ही शिवम को अनगिनत फैमिली एसेट्स विरासत में मिले थे। जब तक उसे उनकी ज़रूरत थी, खरीदा गया कोई भी सामान सीधे स्पेस टाइम स्टोर के जरिए डिलीवर किया जा सकता था। जियाओ यी, तुम इस चीज़ को कैसे एक्टिवेट करते हो? शिवम ने क्रिस्टल स्टोन पेंडेंट निकाला, लेकिन उसे स्विच जैसा कुछ नहीं मिला। ओह होस्ट, इतने समय बाद भी तुम सुधरे नहीं हो। लेवल 2 से ऊपर की ज़्यादातर सभ्यताएं अब ऐसे स्विच का इस्तेमाल बहुत कम करती हैं। इस क्रिस्टल स्टोन एनर्जी से चलने वाली ज़्यादातर चीज़ें स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके एक्टिवेट की जा सकती हैं। तुमने मुझे ये कभी नहीं बताया, शिवम ने बड़बड़ाया। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर क्रिस्टल स्टोन में डाली और अचानक उसमें से एक सफ़ेद रोशनी निकली। होस्ट, हर एनर्जी 1 घंटे तक रहती है, इसलिए जब तक आप अमेज़ॉन पर शॉपिंग करने की तरह बहक नहीं जाते, ये हर खरीदारी के लिए काफ़ी होगी। समझ गया। स्पेस स्टोन एक बहुत ही रेयर मिनरल था और स्पेस स्टोन को बेस बनाकर स्टोरेज स्पेस डिवाइस बनाए जाते थे। इस पेंडेंट का अंदर का हिस्सा एक बहुत बड़ी जगह थी जहां कोई भी जिंदा चीज़ नहीं रखी जा सकती थी, लेकिन स्पिरिचुअल पावर रखी जा सकती थी। शिवम की स्पिरिचुअल पावर स्पेस स्टोन में घुस गई और तुरंत उसके सामने एक बड़ी स्क्रीन आ गई। प्रोडक्ट्स की शानदार रेंज को कैटेगरी में बांटा गया था, सबसे पुरानी शुरुआती स्टेज की सिविलाइजेशन से लेकर टॉप सिविलाइजेशन की चीज़ों तक। अगर आपके पास काफ़ी पैसे थे तो आप उन्हें खरीद सकते थे। बेशक, कीमतों में बहुत ज़्यादा अंतर था। होस्ट, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आपको वॉर कंज्यूमेबल्स सेक्शन में आइटम देखने चाहिए। वॉर कंज्यूमेबल्स खोलो, शिवम ने मन ही मन ऑर्डर दिया। स्क्रीन बदल गई और सभी प्रोडक्ट्स उनके सिविलाइजेशन लेवल और फंक्शन के हिसाब से लिस्टेड हो गए। हालांकि इस रफ फिल्टरिंग के बाद भी उसके पास मौजूद ऑप्शन अभी भी बहुत ज़्यादा थे, जिससे शिवम कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो गया। जियाओ यी, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या खरीदना चाहिए? पक्का, मैं एक कॉस्मिक बैटलशिप नहीं खरीद सकता, शायद यह उन्हें बहुत डरा देगा। होस्ट, सबसे बेसिक कॉस्मिक बैटलशिप को बनाने के लिए भी लेवल 2 सिविलाइजेशन की ज़रूरत होती है। इसके ऑपरेशन के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा होती है। सुपर गॉड अकेडमी में भी 1 महीने का समय बहुत कम होगा और यह आपके आज के ज़माने के लिए बहुत चौंकाने वाला होगा। मेरा सुझाव है, होस्ट, कि आप लेवल 1 सिविलाइजेशन से कुछ सिंगल सोल्जर वेपन चुनें। हो सकता है कि इनमें इस ज़माने से ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेवल हो, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज के हिसाब से ये बहुत चौंकाने वाले नहीं होंगे। दूसरी बात, इनके इस्तेमाल की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होगी और 20 दिन ऐसे लोगों के ग्रुप को ट्रेन करने के लिए काफ़ी होंगे जो इन्हें अच्छे से ऑपरेट कर सकें। तो मैं आपकी सलाह मानूंगा। होस्ट, मुझे लगता है कि लेवल 1 सिविलाइजेशन के ये मोबाइल सोल्जर बहुत सही रहेंगे। जियाओ यी ने दूसरी स्क्रीन पर स्विच किया। ये मोबाइल सोल्जर बड़े पैमाने पर बनाए गए जैसे ही हैं। आपके ह्यूमन एनीमे में गुंडम। उनके पास ज़बरदस्त फायर पावर और आर्मर होता है। हालांकि उनकी मोबिलिटी एयरक्राफ्ट जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन वे टैंक से कहीं ज़्यादा मजबूत होते हैं और उनमें कम दूरी तक उड़ने की क्षमता भी होती है। वे लेवल 1 सिविलाइजेशन के मिड लेवल झगड़ों में मेन बेस होते हैं। मुझे देखने दो, शिवम ने डिटेल जानकारी खोली। मिड लेवल सिविलाइजेशन मोबाइल सोल्जर मॉडल UC001। ऊंचाई 18.5 मीटर। वजन 40 टन। आर्मर मटेरियल और स्ट्रक्चर लूना एलॉय। थरस्ट 55,500 किलोग्राम। ग्राउंड स्पीड 165 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑफिशियल स्टैंडर्ड इक्विपमेंट बीम सेबर X2, रेटेड आउटपुट पावर 0.38 मेगावाट्स, फायर गॉड कैनन X2, पार्टिकल वाइब्रेशन ब्लेड X2। ऑप्शनल पैकेज, बीम राइफल, सुपर रॉकेट लॉन्चर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट शील्ड। यूनिवर्स में इतने सारे लेवल 1 सिविलाइजेशन थे कि इन प्रोडक्ट्स के मॉडल अनगिनत थे।
ये वह था जो जियाओई को मिला, जो अर्थलिंग एस्थेटिक्स और कॉग्निशन से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता था। वाह, क्या यह असल में एक गुंडम नहीं है? हालांकि दिखने में कुछ अंतर थे, लेकिन ये सच में काफ़ी मिलता जुलता था। होस्ट, आपको समझना होगा, अब जो कई चीज़ें मौजूद हैं वे भी पिछली कल्पनाओं से ही निकली हैं। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, समझ में आता है। शिवम ने कीमतों पर नज़र डाली। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन 80,000 से 100,000 यूनिवर्स करेंसी तक के थे। एक ही मॉडल के कई मैन्युफैक्चरर थे और 100 से ज़्यादा यूनिट खरीदने पर 2% डिस्काउंट भी मिलता था। ये लाख यूनिवर्स करेंसी एक छोटा, बिना आबादी वाला ग्रह खरीदने के लिए काफ़ी थी, लेकिन शिवम को ऐसा लगा जैसे ये सब मुफ्त में दिया जा रहा हो। ये चीज़ बुरी नहीं है, 100 यूनिट खरीदना काफ़ी होना चाहिए। शिवम ने सप्लाई की लिस्ट खोली और रैंडमली एक चुन लिया। मज़ेदार बात यह है कि इस स्टोर में इसके बाद के कई मॉडल थे और यहाँ तक कि हाई मोबिलिटी और फ्लाइट कैपेबिलिटी वाले भी थे, जो बेशक UC001 से बहुत ज़्यादा महंगे थे। होस्ट, मेरा सुझाव है कि आप परफॉर्मेंस और प्रमोशनल ऑफर के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए सेल से सीधे बात करें। ठीक है, शिवम ने सप्लाई की डिटेल्स पर क्लिक किया। ये रोनल्ड प्लैनेट नाम के प्लैनेट पर मौजूद एक लेवल 3 की मैकेनिकल सिविलाइजेशन थी और ये मिड लेवल सिविलाइजेशन का सामान बस उनका फेंका हुआ सामान था। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे उनका इस्तेमाल नहीं करते थे, इसका मतलब यह नहीं था कि छोटी सिविलाइजेशन उनका इस्तेमाल नहीं करेंगी। लेवल 1 सिविलाइजेशन वॉर्स में ये मोबाइल सोल्जर्स अभी भी बहुत पॉपुलर थे। वाह, इतने यूज़र फ्रेंडली, उनके पास कस्टमर सर्विस भी है। शिवम ने ट्रेड इनविटेशन पर क्लिक किया और इंतज़ार करते हुए थोड़ा एक्साइटेड महसूस किया। एलियंस के साथ बिजनेस करना, अब यह एक्साइटिंग था। रोनल्ड प्लैनेट बेलेन स्टार रीजन का एक बहुत मशहूर प्लैनेट था। इसका डायमीटर धरती से कई गुना ज़्यादा था। अंतरिक्ष की विशालता से यह एक बहुत बड़े मेटल के गोले जैसा दिखता था। इसकी सभ्यता अरबों सालों में डेवलप हुई थी और तीसरे लेवल के एडवांस्ड लेवल तक पहुंच गई थी। उनकी खासियत मैकेनिकल टेक्नोलॉजी थी। उनकी बेहतरीन मैकेनिकल कारीगरी की दुनिया की सभी सभ्यताओं में बहुत तारीफ हुई। रोनल्ड प्लैनेट पर हर जगह बड़ी बड़ी मैकेनिकल फैक्ट्रियां देखी जा सकती थीं। किसी सभ्यता को डेवलप होने के लिए बहुत सारे फंड की ज़रूरत होती थी, क्योंकि दूसरी सभ्यताएं कभी भी एडवांस टेक्नोलॉजी मुफ्त में नहीं देती थीं। इसलिए अलग अलग मैकेनिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करना उनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई। रोनल्ड प्लैनेट पर सबसे बड़ी मैकेनिकल फैक्ट्री का नाम उसी प्लैनेट के नाम पर रखा गया था। फैक्ट्री कम से कम उड़ने वाली मशीनें, ज़मीन पर चलने वाली मशीनें और पहले स्टेज की पुरानी सभ्यता की समुद्री मशीनें बेचती थी, और सबसे ऊंचे लेवल पर यह एडवांस कॉस्मिक बैटलशिप के ऑर्डर लेती थी। जब तक आप पैसे देते, वे कुछ भी बना देते। रोनल्ड फैक्ट्री का स्टाफ हमेशा की तरह काम करता रहा। हालांकि उनका बिजनेस काफ़ी बड़ा था, लेकिन उन्हें अक्सर बड़े ऑर्डर नहीं मिलते थे, जिनमें से ज़्यादातर फर्स्ट टियर और सेकंड टियर सभ्यताओं से आते थे। कॉस्मिक फेडरेशन में ज़्यादातर शांति थी और कभी कभी लोकल झगड़े भी होते थे। ज़्यादातर सभ्यताओं ने ये वॉर मशीनें सिर्फ बाहरी हमलों का सामना करने के लिए खरीदी थीं, इसलिए इन वॉर मशीनों के ऑर्डर बहुत ज़्यादा नहीं थे। सिर्फ कुछ टूल्स और मैकेनिकल प्रोडक्ट्स के ऑर्डर ज़्यादा थे। ह्यूजेस पीटर रोनल्ड फैक्ट्री में बस एक आम सेल्समैन था, जो खास तौर पर सभी तरह के ऑर्डर लेने और फैक्ट्री को बनाने और डिलीवर करने का निर्देश देने के लिए जिम्मेदार था। वह बस बदकिस्मत था, क्योंकि उसका डिपार्टमेंट वॉर मशीनों का इंचार्ज था। 3 महीनों तक उसे जो सबसे बड़ा ऑर्डर मिला था, वह सिर्फ एक सेकंड स्टेज प्रिमिटिव सभ्यता के कॉस्मिक बैटलशिप का था, जिसकी कीमत 10 मिलियन कॉस्मिक कॉइन से भी कम थी, और उनका कमीशन बहुत कम था, जिससे उन्हें लगातार 3 महीनों तक सिर्फ बेसिक सैलरी ही मिलती थी। वकर, आपको स्पेस टाइम स्टोर से एक नया ऑर्डर मिला है, प्लीज़ इसे जल्द से जल्द प्रोसेस करें। स्पेस टाइम स्टोर से ऑर्डर। ह्यूजेस पीटर अजीब तरह से अलग था। उसे इतनी प्यारी आवाज़ सुने हुए बहुत समय हो गया था। उसका परिवार पूरी तरह से उसकी थोड़ी सी इनकम पर डिपेंड था। ऑर्डर से मिलने वाले कमीशन के बिना वह लगभग करियर बदलने के बारे में सोच रहा था। लेकिन वह कोई कल्टीवेटर नहीं था और उसके पास अपने शरीर को मैकेनिकली मॉडिफाई करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने प्लैनेट पर सिर्फ ऐसे मामूली काम ही कर सकता था। रुको, स्पेस टाइम स्टोर। ह्यूजेस पीटर ने कन्फर्म किया कि उसने गलत नहीं सुना था। उसे आमतौर पर जो ऑर्डर मिलते थे वे सबसे बेसिक होते थे, लेकिन स्पेस टाइम स्टोर से आया ऑर्डर काफ़ी अलग था। स्पेस टाइम स्टोर कॉस्मिक सिविलाइजेशन में कुछ हज़ार साल पहले ही आया था। कहा जाता है कि इसका सबसे पहला इन्वेंटर एक फर्स्ट टियर सिविलाइजेशन का इंसान था, जो अभी तक कॉस्मिक अलायंस में शामिल नहीं हुआ था। कई पीढ़ियों के ऑप्टिमाइजेशन के बाद यह आखिरकार फॉर्मल इस्तेमाल में आया। फिर भी हर कोई ऐसे स्पेस टाइम स्टोर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इक्विपमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स था और आमतौर पर यूनिवर्स के अमीर लोग ही इसे खरीद सकते थे, क्योंकि स्पेस टाइम स्टोर के कोर में इस्तेमाल होने वाले स्पेस स्टोन को इतनी लंबी दूरी के ट्रांजैक्शन झेलने के लिए एक खास साइज का होना ज़रूरी था। और इतने बड़े स्पेस स्टोन बहुत कम मिलते थे, जिनकी कीमत एक छोटे स्टार सिस्टम से भी कम नहीं थी।
इस तरह जो लोग इस स्पेस टाइम स्टोर का इस्तेमाल कर सकते थे वे या तो अमीर थे या अमीर। नमस्ते सम्मानित कस्टमर, ये रोनल्ड सिविलाइजेशन की रोनल्ड फैक्ट्री है, वकर 10,086 आपकी सेवा में। ह्यूजेस पीटर ने तुरंत बहुत सम्मानजनक रवैया अपनाया। इस बिजनेस से मिलने वाले कमीशन का तो कहना ही क्या, वह स्पेस टाइम स्टोर का इस्तेमाल करने वाले किसी को नाराज करने का बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठा सकता था, न ही उसकी सिविलाइजेशन। उसने दूसरे की जानकारी पर नज़र डाली लेकिन कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। कॉस्मिक फेडरेशन में ट्रांजैक्शन के लिए असली नाम का ऑथेंटिकेशन जरूरी था, जब तक कि उस व्यक्ति का रीजन कॉस्मिक फेडरेशन का हिस्सा न हो। लेकिन ये कैसे हो सकता था? जो सभ्यताएं कॉस्मिक फेडरेशन का हिस्सा नहीं थीं, वे आमतौर पर लो लेवल की थीं। ऐसा इंसान स्पेस टाइम स्टोर का खर्च कैसे उठा सकता था? क्या यह इत्तेफाक से मिला होगा? ह्यूजेस पीटर ने अंदाज़ा लगाया, क्योंकि यह चीज़ दूसरी सभ्यताओं में भी देखी गई थी। लेकिन अगर किसी को यह इत्तेफाक से मिल भी जाता तो उसके पास कुछ भी खरीदने के लिए एक पैसा नहीं होता। ये सोचकर ह्यूजेस पीटर काफ़ी निराश हो गए। ऐसी पुरानी सभ्यता के लोगों के पास कॉस्मिक सिक्के होना शुरू से ही बहुत कम होता था। इससे कमीशन कमाने की उम्मीद करना लगभग एक सपना था। वाह, ये कौन सा जीव है? फैंग जुएयू ने स्क्रीन पर उस जीव को देखा। हालांकि उसमें कुछ इंसानी फीचर थे, लेकिन कई हिस्सों को मैकेनिकल पार्ट से बदल दिया गया था और वह कई पाइपों से ढका हुआ था जो एक साइंटिफिक संकी जैसा लग रहा था। होस्ट, ये रोनल्ड सभ्यता का एक इंसान है, जियाओई ने कहा। कॉस्मिक अलायंस से जुड़ी सभी सभ्यताओं के बारे में जानकारी यहाँ है। उन्होंने एक मैकेनिकल सभ्यता बनाई और उनकी साधना का तरीका आम नहीं था, लेकिन मजबूत शरीर और लंबी उम्र पाने के लिए उन्होंने अपने अंगों को मशीनों से बदल दिया। अरे, खुद को इस तरह बदलना पड़ रहा है तो मैं जल्दी मरना पसंद करूंगा, शिवम ने मन ही मन थोड़ी नाराजगी से कहा। होस्ट, क्या आपको कुछ सालों में वर्महोल दिखने की संभावना से निपटने के लिए अभी भी हाई एंड इक्विपमेंट के बैच की ज़रूरत नहीं है? ऐसे में तीसरे स्टेज की एडवांस्ड सभ्यता के वॉरशिप काफ़ी होंगे, लेकिन ये चीज़ें आमतौर पर स्टॉक में नहीं होती और इन्हें कस्टम ऑर्डर करना पड़ता है। आप अभी प्री ऑर्डर कर सकते हैं और फिर सीधे उठा सकते हैं। बात समझ में आती है? शिवम का स्पेस टाइम स्टोर हर बार सिर्फ 1 घंटे के लिए एक्टिवेट हो सकता था। अगर आइटम स्टॉक में नहीं होते तो ट्रांसमिशन के लिए समय नहीं होता, और अगर तब छोटी मोटी गलतियां होती तो ये बहुत बुरा होता। हेलो, मुझे UC001 मॉडल मोबाइल सोल्जर्स का एक बैच चाहिए, शिवम ने यूनिवर्सल कॉस्मिक भाषा में कहा। ह्यूजेस पीटर और भी हैरान था। यह इंसानी सभ्यता कॉस्मिक फेडरेशन में शामिल न होकर यूनिवर्सल कॉस्मिक भाषा कैसे बोल सकती है? क्या ये कोई स्पेस एक्सप्लोरर हो सकता है? ये सोचकर उसने अपना शुरू का नज़रअंदाज करने वाला रवैया छोड़ दिया, यह महसूस करते हुए कि यह व्यक्ति शायद किसी बंजर सभ्यता के पास खोज कर रहा हो। लेकिन रिक्वेस्ट अजीब थी। UC001 मॉडल मोबाइल सोल्जर की प्रति यूनिट कीमत सिर्फ 100,000 कॉस्मिक कॉइन थी, जो दूसरी इनकम से काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन प्रोडक्ट की ज़्यादा कीमत के कारण कमीशन कम था। अगर कुल 100,000 कॉस्मिक कॉइन होते तो कमीशन में एक कॉस्मिक कॉइन भी मिलना काफ़ी होता। मुझे इस मॉडल की 100 यूनिट चाहिए, सभी सबसे अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ। ठीक है सर, टॉप इक्विप्ड UC001 मॉडल मोबाइल सोल्जर्स की 100 यूनिट्स। हमारी फैक्ट्री में बहुत सारा स्टॉक अवेलेबल है और हम सीधे स्पेस टाइम स्टोर से शिप कर सकते हैं। टोटल प्राइस 10 मिलियन कॉस्मिक कॉइन्स, डिस्काउंट के साथ 9.8 मिलियन कॉस्मिक कॉइन्स। आप कैसे पेमेंट करना चाहेंगे? 9.8 मिलियन कॉस्मिक कॉइन्स पर ह्यूजेस पीटर 98 कॉस्मिक कॉइन्स का कमीशन कमा सकता था, जो उसकी महीनों की जीरो कमीशन कमाई को देखते हुए बहुत बढ़िया था। मैं अभी बोलना खत्म नहीं किया, मुझे एक ही XA07 मॉडल मोबाइल सोल्जर भी चाहिए जिसमें सबसे हाई स्पेसिफिकेशन हो। मोबाइल सोल्जर का यह मॉडल एक सेकंड टियर प्रिमिटिव सिविलाइजेशन की मेन बैटल फोर्स है, जिसमें मास प्रोड्यूस टाइप्स की तुलना में ज़्यादा मोबिलिटी है और एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री फ्लाइंग कैपेबिलिटी है। ज़रूर, ऐसी यूनिट को एक कमांडिंग यूनिट की ज़रूरत होगी, और उसके मन में पायलट के लिए पहले से ही कोई था। XA07 मॉडल के मोबाइल सोल्जर की कीमत 10 गुना ज़्यादा थी, जो 5 मिलियन कॉस्मिक कॉइन तक पहुंच गई थी। लेकिन सच कहूं तो यह अभी भी एक छोटा ऑर्डर था और ह्यूजेस पीटर थोड़ा निराश हुए बिना नहीं रह सके। सर, क्या आपको कुछ और चाहिए? हाँ। क्या आप एडवांस्ड कॉस्मिक बैटलशिप बना सकते हैं? हाँ सर, आपको कॉस्मिक बैटलशिप चाहिए। ह्यूजेस पीटर की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, क्योंकि सबसे सस्ते कॉस्मिक बैटलशिप की कीमत 1 बिलियन कॉस्मिक कॉइन से ज़्यादा थी। ठीक है, मुझे भी उनका एक बैच दे दो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।